रिंतारो एक नल्ला, अकलमंद और पैंट में पॉटी करने वाला बंदा है, जिस वजह से उसे कोई लड़की डेट नहीं करती। भाई बचपन से आज तक 100 लड़कियों से रिजेक्ट मिलने के बाद भी उसका मन नहीं भरता, इसलिए रिंतारो मंदिर जाकर माथा पटक कर ऊपर वाले को मैनिपुलेट कर देता है। और ट्विस्ट तो तब आता है, ऊपर वाला उसे प्यार देता है, लेकिन एक नहीं बल्कि पूरी 100 लड़कियां। अब भाई किसके साथ कब करेगा ये तो आगे देखना है। अगर आप भी सिंगल हो और आपके भी ऐसे ही सपने हैं तो ये जरूर पूरा देखना। कहानी शुरू होती है जब रिंतारो नाम का एक लड़का अपनी क्रश को प्रपोज कर देता है। लड़की भी बड़े आराम से कहती है, देख तेरा चेहरा तो ठीक ठाक है, पर सोचकर ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है कि मैं तुझसे डेट करूं। मतलब ऐसा झटका दिया कि बेचारा सीधा आसमान से धरती पर गिरा। रिंतारो का दिल टूट चुका था और उसका दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए साथ चल पड़ा। अब यहाँ पता चलता है कि ये रिंतारो साहब की सवीन बार की बेइज्जती थी और उसका दोस्त भी मौके का फायदा उठाते हुए उसे चिढ़ाने लगता है, भाई तूने 100 लड़कियों को प्रपोज कर दिया और सबने तुझे लताड़ दिया। अरे तू स्कूल से निकला कब और इतनी लड़कियों से बात कब कर ली? अब रिंतारो को याद आता है कि उसने पहली बार प्रपोज कब किया था, जब वो सिर्फ 8 महीने का था। अब इस बंदे का डेडिकेशन देखो, मतलब प्यार में तो इसे मास्टर डिग्री मिल जानी चाहिए। रिंतारो को बस एक ही ख्वाहिश है, एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। उसका दोस्त भी हैरान है कि ये बंदा पढ़ाई में होशियार, दिखने में ठीक ठाक और फिर भी हर बार रिजेक्ट क्यों हो रहा है। दोस्त हंसी उड़ाते हुए उसे छोड़कर चला जाता है। अच्छा भाई, हाई स्कूल में भी ऑल द बेस्ट, 100 की गिनती पूरी करके दिखाना। अब बेचारा रिंतारो थकहार कर एक मंदिर जाता है और प्यार के भगवान से प्रार्थना करता है कि हाई स्कूल में उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। तभी अचानक से डोनेशन बॉक्स में से आवाज आती है और एक बंदा निकलता है जो खुद को मंदिर का भगवान बताता है। और ये बंदा भी सीधा कहता है, भाई चिंता मत कर, तेरा लक चमकने वाला है, हाई स्कूल में तेरी 100 सोलमेट्स मिलने वाली है, अब जितनी चाहे चुन ले। रिंतारो की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, पर छोरा धमकी देते हुए बोलता है, अगर तूने झूठ बोला तो तेरे मंदिर का धंधा मैं खुद बंद कर दूंगा। एक महीने बाद हाई स्कूल का पहला दिन आता है। रिंतारो क्लास में जाने के लिए बढ़ ही रहा था कि 2 लड़कियों से टकरा जाता है, इंदा और आखरी। नजरें मिलती है और दोनों के दिल में हलचल मच जाती है। रिंतारो भी सोचने लगता है, क्या ये वही सोलमेट्स है जिनके बारे में भगवान ने बताया था? वो लड़कियों को उठाने जाता है कि अचानक आखरी ड्रामा शुरू कर देती है, ओहो मेरा पैर मुड़ गया, प्लीज नर्स के ऑफिस तक ले चलो। बेचारा रिंतारो खुद को कोसते हुए उसे उठा लेता है। आखरी सोचने लगती है, अरे ये तो बड़ा केयरिंग है, मेरा दिल तो इसके लिए और भी पिघल गया। अब इंदा को ये सब देखकर जलन होने लगती है, वो भी वही ड्रामा शुरू कर देती है, अरे मेरा भी पैर मुड़ गया, मुझे भी पकड़ के ले चलो। रिंतारो को तो ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। वो खुद को पीटने लगता है और ये देखकर दोनों लड़कियां चिंता में पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही रिंतारो रुका, दोनों वापस से बहाना मारने लगती है। खैर रिंतारो दोनों को नर्स के ऑफिस तक लेकर जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगने लगता है कि असल में वही घसीटा जा रहा है। रास्ते में दोनों लड़कियां गिरने का नाटक करती है और एक दूसरे पर लड़ाई करने लगती है, लेकिन अंत में दोनों उसी पर चिपक जाती है। आखिर में तीनों स्कूल की क्लास में पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि तीनों एक ही क्लास में हैं। रास्ते में 2 और लड़कियां भी मिलती हैं जो एक अजीब सी बात करती है, अगर तुम पिंक 4 पत्ती वाले क्लोवर के साथ किसी को प्रपोज करोगे तो वो जरूर हाँ कर देगा। इंदा और आखरी ये सुनते ही पागलों की तरह भाग जाती है। रिंतारो को भी ये देखकर समझ में आ जाता है कि इन दोनों के पैर तो बिल्कुल ठीक थे। रिंतारो क्लास खत्म होने के बाद भी रुका हुआ था, एक टीचर का कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढने में मदद कर रहा था। अब बंदा इतना मददगार बन चुका है कि लोग इसे गांधी जी का चेला समझने लगे। खैर जैसे ही घर जाने की तैयारी करता है, सोचता है कि वो लड़कियां फिर से मिलेंगी या नहीं, और तभी क्या देखता है, दोनों वही कॉरिडोर में गार्डन के पास नजर आ जाती है। इंदा पागलों की तरह 4 पत्ती वाले क्लोवर की तलाश में थी और रिंतारो उससे पूछने पहुंच जाता है, अरे क्या ढूंढ रही हो? इंदा एकदम चौंक जाती है, जैसे चोरी करते हुए पकड़ ली गई हो। फौरन एक्टिंग करने लगती है, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। रिंतारो देखता है कि आखरी तो आसपास है ही नहीं, तो साहब इंदा को एक ड्रिंक ऑफर कर देता है, लेकिन इंदा इतनी शर्मीली बन रही है कि पीने में भी शर्मा रही है और फिर अचानक से उसकी ड्रिंक छीन लेती है। ठीक है अब ये पूरा पी लूंगी ताकि बर्बाद न हो। अरे वाह, शर्माते शर्माते पूरे दादागिरी पर उतर आई। रिंतारो उसे समझाता है कि देर हो रही है, अब उसे घर जाना चाहिए। इंदा भी तुनक कर बोलती है, तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर अगले ही पल उसकी सॉफ्टवेयर डाउन हो जाती है, पर हाँ थैंक यू ड्रिंक के लिए। रिंतारो समझ जाता है कि लड़की असली सुंदर है, बाहर से बब्बर शेर, अंदर से गिलहरी। इंदा वहाँ से भाग जाती है और आखरी वापस लौट आती है। रिंतारो उसे भी एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन आखरी तो और भी बड़े लेवल की प्लेयर निकली। मैं तो पूरा नहीं पी सकती, चलो आधा आधा पी लेते हैं ताकि एकदम मूवी वाला इनडायरेक्ट किस सीन हो जाए। रिंतारो भी चालाकी में कम नहीं था, पहले से ही छोटा वाला ड्रिंक ले आया था, ये सोचकर कि आखरी फिर से वही ड्रामा करेगी। पर आखरी भी कम नहीं थी, कहने लगी, अरे ये भी पूरा नहीं पी सकती। रिंतारो मान जाता है और घूंट भर के उसे दे देता है, पर जैसे ही आखरी पकड़ती है, घबराहट में सारा ड्रिंक जमीन पर गिरा देती है। रिंतारो को लगता है कि शायद उसे ये ड्रिंक बहुत पसंद था, इसलिए रोने जैसी शक्ल बना ली। बेचारा सीधा अपना रुमाल उसे पकड़ा देता है, पर आखरी रुमाल लेने के बजाय उसका हाथ पकड़ लेती है और सीधा प्रपोज मार देती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि एक और लड़की भी तुझसे प्यार करती है। अब रिंतारो की जिंदगी में पहली बार कोई उससे प्रपोज कर रहा था। भाई का तो दिल बाग बाग हो गया, पर इससे पहले कि वो जवाब देता, इंदा फिर से प्रकट हो जाती है। इस बार इंदा ने पूरा प्यासों का कारवा उठा लिया, हाथ में ढेर सारे ड्रिंक्स, और बोलती है, तुझे ड्रिंक वापस करनी थी ना, ये ले सबकी भरपाई। पर फिर अचानक आखरी को देखकर गुस्से में बोल पड़ती है, हिम्मत
कैसे हुई तुझसे उसे प्रपोज करने की? लाइन में लग। रिंटारो को ये सुनकर झटका लगता है कि इंदा भी उसे पसंद करती है। वो पहले इनकार करने की कोशिश करती है पर फिर खुद ही फिसल जाती है और कबूल कर लेती है। अब दोनों लड़कियां उससे पूछने लगती है कि वो किसे चुनेगा। बेचारा रिंटारो भी सस्पेंस क्रिएट करने में माहिर निकला, कल बताऊंगा। रिंटारो घर जाने की बजाय फिर से उसी मंदिर पहुंच जाता है जहां प्यार के भगवान से मिला था। भगवान भी नेटफ्लिक्स की तरह उसकी लाइफ का पूरा एपिसोड देख रहा था। रिंटारो पूछता है, भाई आखिर ये हो क्या रहा है? भगवान मस्त अंदाज में बताता है, देख बेटा, ये दोनों ही तेरी सोलमेट्स है, इसलिए तू किसी एक को चुन ही नहीं पाएगा। रिंटारो कंफ्यूज होकर पूछता है, लेकिन अगर किसी इंसान के दो सोलमेट्स हो तो क्या करना चाहिए? भगवान हंसते हुए बोलता है, आम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन तेरे साथ मामला थोड़ा अलग है। फिर भगवान का असली कांड सामने आता है। जब तू पैदा हुआ था तब मैं टीवी देख रहा था और गलती से मैंने तुझे एक की बजाय पूरे 100 सोलमेट्स दे दिए। मतलब भगवान भी नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हुए गड़बड़ी कर गया। रिंटारो को लगता है कि उसकी किस्मत तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लेकिन भगवान बोलता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, असली कांड तो अब शुरू होगा। देख, अगर कोई इंसान अपनी सोलमेट के साथ नहीं रह पाया तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा, क्योंकि उसे वो नहीं मिला जिससे वो प्यार करता है। रिंटारो का दिमाग एकदम साइलेंट मोड पर चला जाता है। उसे एकदम फ्लैशबैक में दिखता है कि अगर वो एक लड़की को चुनता है तो दूसरी बेचारी गम में मर जाएगी। अब ये कंफ्यूजन और भी बड़ा हो गया। फिर एक अजीब आइडिया उसके दिमाग में आता है, क्यों न दोनों को रिजेक्ट कर दूं और फिर छुप छुप के दोनों के साथ डेट कर लूं। ये सोचते हुए उसे खुद पर हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। अगली सुबह दोनों लड़कियां रिंटारो से मिलने आती है। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि बंदा पूरी तरह से थका हुआ और बिखरा हुआ दिख रहा था। दरअसल सारी रात वो प्लान बना रहा था कि क्या करना चाहिए। आखिरकार रिंटारो अपनी बात कह देता है, सुनो, मैं तुम दोनों के साथ डेट करना चाहता हूँ। इंदा ये सुनकर एकदम शॉक्ड, और असलियत ये थी कि रिंटारो उनसे झूठ नहीं बोल पाया। उसने कबूल कर लिया कि वो दोनों से प्यार करता है और वो उन्हें सबसे खुश लड़की बनाने के लिए कुछ भी करेगा। पहले तो दोनों लड़कियां उसे रिजेक्ट करने ही वाली थी, लेकिन तभी रिंटारो उन्हें पिंक 4 पत्ती वाले क्लोवर्स देता है, जिनकी खोज में वो दोनों पागलों की तरह घूम रही थी। इंदा उसकी खिल्ली उड़ाती है, तुम्हें वाकई लगता है कि ये अंधविश्वास सच है? लेकिन आखिरी उसे याद दिलाती है कि उन्होंने खुद भी तो इस पर विश्वास किया था। इंदा फिर से मना करने लगती है, मैं 2 टाइमिंग कभी नहीं करने वाली। लेकिन रिंटारो उसे बताता है कि उसने ये फूल सिर्फ इसलिए ढूंढे क्योंकि उसने देखा कि वो कितनी मेहनत कर रही थी। वो बस उन्हें खुश करना चाहता था। ये सुनकर दोनों लड़कियां पिघल जाती हैं। आखिरी मान जाती है और कहती है, चलो ठीक है, अगर 2 टाइमिंग भी करनी पड़ी तो भी ये रिजेक्ट होने से तो अच्छा ही होगा। इंदा गुस्से में बोलती है, मैं आखिरी को अकेले तुम्हें हड़पने नहीं दूंगी, और वो भी मान जाती है। आखिरी उसकी टांग खींचने लगती है, तो फिर क्यों ना नाटक कर रही थी। हाँ, रिंटारो भी कसम खा लेता है कि वो दोनों का ख्याल रखेगा और उन्हें खुश रखेगा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी खलबली मची हुई है। अब तो बस 98 और सोल मैच बाकी है। अगले दिन रिंटारो खुशी से फूला नहीं समा रहा, लेकिन वो खुशी किसी को बताने के बजाय एक पोल से बात कर रहा है। इंदा और आखिरी वहाँ पहुँचती है और इंदा चौंक जाती है, तुम एक पोल से क्यों बातें कर रहे हो? रिंटारो सफाई देता है, अरे मैं बस इतना खुश था कि खुद को रोक नहीं पाया। इंदा थोड़ी सॉफ्ट होकर बोलती है, मुझसे भी बात कर सकते हो, और अगले ही पल खुद ही शर्मा जाती है। आखिरी ये मौका नहीं छोड़ती और रिंटारो का हाथ पकड़ लेती है। बेचारा रिंटारो इस नजदीकी से एकदम हैरान रह जाता है। इंदा जलने लगती है तो रिंटारो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। इंदा ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे ये पसंद ही नहीं, लेकिन असल में अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। तीनों मिलकर स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल पहुँचते ही वो देखते हैं कि एक लड़का पागलों की तरह भाग रहा है और उसके पीछे वाइस प्रिंसिपल चिल्लाते हुए दौड़ रही है। आखिरी बताती है, ये मैडम तो अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए फेमस है। अगर स्कूल में कोई भागता हुआ दिख जाए तो ये उसे दौड़ा कर पकड़ लेती है, और अगर पकड़ लिया तो उसे किस दे देती है। रिंटारो का दिमाग चकरा जाता है, भाई ये तो इमोशनल डैमेज हो गया। आखिरी हंसते हुए कहती है, और मजेदार बात यह है कि वाइस प्रिंसिपल पहले एक स्टार स्प्रिंटर रह चुकी है, तो उनसे भागकर बच पाना नामुमकिन है। रिंटारो सोचता है, अब ये स्कूल है या किसी गेम का मैप जहाँ अलग अलग लेवल के बॉसेस होते हैं। लंच ब्रेक में आखिरी रिंटारो से पूछती है, अच्छा बताओ, तुमने कभी किसी को किस किया है? रिंटारो हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, तुम दोनों मेरी पहली गर्लफ्रेंड्स हो। ये सुनते ही आखिरी और इंदा को समझ में आ जाता है कि जो पहले किस करेगा वही रिंटारो का फर्स्ट किस चुरा लेगा, और बस मुकाबला शुरू। तीनों लंच ब्रेक साथ में बिता रहे होते हैं। इंदा का ध्यान एक बिल्ली पर जाता है और तब तक आखिरी चालाकी से रिंटारो को एक रोल खिलाने लगती है। रिंटारो को वो इतना पसंद आता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंदा ये देखकर जलने लगती है। वो कहती है, मैंने भी तुम्हारे लिए कुकीज बनाई है, लेकिन जब वो उसे खिलाने की कोशिश करती है तो गलती से उसकी आंख पर जोर से मार देती है। रिंटारो फिर भी कुकी खा लेता है और कहता है, ये तो कमाल की है। आखिरी जलने नहीं देती और बाकी स्नैक निकालती है, पर खोलते ही देखती है कि उसके किनारे टूटे हुए हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि अब बिना हाथ गंदे किए उसे कैसे खिलाए, और अचानक वो अपने मुंह से उसे रिंटारो को खिलाने लगती है। रिंटारो को इतनी पास देखकर उसका दिमाग घूम जाता है, ये तो बहुत ही क्यूट है। आखिरी धीरे धीरे स्नैक को काटते हुए उसके और करीब आने लगती है। इंदा भी अब मुकाबले में कूद पड़ती है, लेकिन इस बार वो गलती से रिंटारो की दूसरी आंख पर मार देती है। इंदा के बाल रिंटारो के चेहरे पर आ जाते हैं और वो अचानक छींक देता है। छींकने के चक्कर में बैकी भी टूट जाती है। इंदा नोटिस करती है कि रिंटारो की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी है। वो टेंशन में आ जाती है, ओ नहीं, तुम्हें तो बुखार हो गया है, और फिर एकदम से उसे पकड़ लेती है। अरे चिंता मत करो, अगर बुखार है तो तुम्हें ठीक करने का एक ही तरीका है, उसे किसी और को पास कर दो। वो उसे किस करने की कोशिश करती है,
है, लेकिन तभी आखिरी बीच में आ जाती है। नहीं, हमें कैसे पता कि उसे सच में बुखार है या नहीं? वो खुद का फालतू वाला लॉजिक मारती है। देखो, हमारे परिवार में तो टेम्परेचर चेक करने का पुराना तरीका है, होठों से चेक करना। इंदा इस पर चिल्लाती है, अरे हटो, तुम ये करने का नाटक कर रही हो, असली मदद तो मैं कर सकती हूँ। और फिर वो प्लान बनाती है रिंटारो को बेहोश करने का, ताकि उसे माउथ टू माउथ देकर बचा सके। आखिरी उसे धक्का दे देती है। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अब दोनों एक दूसरे से भिड़ जाती है और बेचारा रिंटारो इस ड्रामे को समझने की कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार उसे समझ में आता है, अरे ये दोनों मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी। इंदा मना करती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सब कुछ बयां कर देता है। रिंटारो एकदम शॉक्ड, अरे यार ये दोनों सच में मुझे किस करना चाहती है। वो धीरे से कहता है, अगर तुम दोनों इतना ही चाहती हो तो मैं किस करने को तैयार हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मैं भी करना चाहता था। ये सुनते ही आखिरी कहती है, लेकिन तुम्हें किसी एक को पहले चुनना पड़ेगा, बताओ किसे किस करोगे। अब फिर से दोनों एक दूसरे के खिलाफ भिड़ जाती है। रिंटारो दोनों को रोकता है और कहता है, सुनो मेरे पास एक प्लान है। कल रात मैंने इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर सोचा कि कैसे तुम्हें खुश कर सकता हूँ। वो बताता है कि पहले किस को लेकर दोनों में झगड़ा न हो, इसलिए वो इस पल को मिस्ट्री बना देगा। हम ऐसे करेंगे कि ये पता ही नहीं चलेगा कि पहले किस किसने किया। मैं दोनों के किस को ही अपना फर्स्ट किस मानूंगा। लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है, अरे ये कैसे मुमकिन है। रिंटारो अपने मास्टर प्लान की डिटेल्स बताता है। वो मास्क पहनेगा और अपने कान ढक लेगा। फिर डाइस फेंककर लड़कियां अपनी पोजीशन रैंडमली बदलेंगी। रिंटारो उन्हें बिना देखे किस करेगा और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। इसके बाद वो फिर से अपनी पोजीशन चेंज करेंगी। इस तरह रिंटारो को पता ही नहीं चलेगा कि उसने पहले किसे किस किया। आखिरी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन इंदा को शक होता है, अरे क्या भरोसा कि तुम चीटिंग नहीं करोगे। रिंटारो तुरंत कहता है, हम पिंकी प्रॉमिस करेंगे कि कोई चीटिंग नहीं करेगा। इंदा को ये आइडिया एकदम बेवकूफी भरा लगता है। पिंकी प्रॉमिस, सीरियसली? रिंटारो सीरियसली बोलता है, अगर मैंने प्रॉमिस तोड़ा तो मैं अपनी आंख में सुई चुभा लूंगा। आखिरकार लड़कियां मान जाती हैं और प्लान शुरू होता है, लेकिन तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और इंदा की स्कर्ट उड़ जाती है और वहीं पास में बैठी बिल्ली उसकी स्कर्ट पर पंजे मारने लगती है। इंदा सोचती है कि रिंटारो उसे छूने की कोशिश कर रहा है और उसे जोर से लात मार देती है। रिंटारो दर्द में चिल्लाता है, अरे ये क्या था। इंदा उसे मारने लगती है, लेकिन तभी उसके हेडफोन्स निकल जाते हैं और उसे समझ में आता है कि ये सब उस बिल्ली की गलती थी। वो शर्मिंदा होती है और माफी मांगती है, लेकिन जब वे फिर से कोशिश करते हैं तो हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अब सबके चेहरे लटक गए हैं। इंदा गुस्से में बोलती है, तुम्हारा प्लान तो पूरा फ्लॉप था। आखिरी इससे नाराज हो जाती है और दोनों आपस में बहस करने लगती है कि रिंटारो असल में किसका है। रिंटारो दोनों को रोकता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है, मैं खुद ही इतना अनुभवहीन हूँ, मुझसे ही गड़बड़ हुई। और वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो वाइस प्रिंसिपल को आवाज लगाता है और जैसे ही वो सुनती है तुरंत उसे पकड़ने के लिए भाग पड़ती है। वो रिंटारो के ऊपर चढ़ जाती है और रिंटारो की तो जान ही निकल जाती है। तभी इंदा उसे रोकने आती है। आखिरी बहानेबाजी करती है, अरे रुको, वो देखो स्कूल इंस्पेक्टर आ रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल ये सुनते ही घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। लड़कियां रिंटारो से पूछती है कि उसने ऐसा पागलपन क्यों किया। रिंटारो मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बीच लड़ाई हो। मैं अपने फर्स्ट किस को बर्बाद करने के लिए भी तैयार हूँ, अगर उससे तुम्हारे बीच झगड़ा खत्म हो जाए। ये सुनकर दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखती है और फिर रिंटारो को कहती है, अगर ऐसा है तो तुम उसे किस कर लो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट किस बर्बाद न हो। रिंटारो हैरान रह जाता है। दोनों लड़कियों को सच में उसकी फिक्र है। वो दोनों को गले लगाते हुए कहता है, अरे मुझे तो एक नया आइडिया आया है। दोनों हैरान होकर पूछती है, क्या। रिंटारो खुश होकर बोलता है, तीनों का एक साथ किस क्यों न हो, एकदम परफेक्ट फर्स्ट किस। रिंटारो की नई जिंदगी और भी मजेदार होती जा रही थी। उस दिन के बाद जब तीनों ने साथ में अपना पहला किस किया, सबके चेहरे शर्म से लाल हो गए, लेकिन वो पल उनके रिश्ते को और गहरा बना गया। अगले दिन लाइब्रेरी में रिंटारो, आखिरी और इंदा साथ में होते हैं। आखिरी एक कुकबुक ढूंढ रही होती है ताकि वो रिंटारो के लिए और भी टेस्टी खाना बना सके। वहीं इंदा एक किताब को लेकर उससे लड़ाई कर रही होती है जिसका नाम था विनिंग अ मैन थ्रू हिज स्टमक। रिंटारो हंसते हुए कहता है, अरे तुम दोनों को साथ में रहकर अच्छे से रहना चाहिए, आखिरकार तुम दोनों ने तो किस भी शेयर किया है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो जाते हैं। रिंटारो किताबें देखने के लिए इधर उधर घूमता है और तभी एक नई लड़की से टकरा जाता है। उसके सामने आते ही उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है, जैसे वो भी उसकी किसी आत्मा का हिस्सा हो। लेकिन लड़की पीछे हट जाती है और रिंटारो देखता है कि वो तो लाइब्रेरियन है। लड़की कुछ नहीं बोलती, बल्कि अपने हाथ में पकड़ी किताब के पन्नों की ओर इशारा करके बातें करती है। रिंटारो पहले तो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि शायद लाइब्रेरी में बात करना अलाउड नहीं है। वो इशारों में बताने की कोशिश करता है कि वो कोई मजेदार स्टोरी ढूंढ रहा है। लड़की भी इशारों में उससे सवाल पूछती है। रिंटारो आखिरकार बोल पड़ता है, तुम बात क्यों नहीं कर रही। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, तुम ही क्यों इशारों में बात कर रहे थे। रिंटारो समझ जाता है कि वो सिर्फ इशारों में बात करना पसंद करती है। वो उससे सिफारिश मांगता है कि कोई ऐसी रोमांटिक स्टोरी बताए जिसका एंड अच्छा हो। लड़की किताबें निकालने लगती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा किताबें निकाल देती है कि रिंटारो के होश उड़ जाते हैं। वो लड़की शर्मिंदा होकर कहती है कि रिंटारो जो चाहे वो चुन ले, लेकिन रिंटारो कहता है कि वो सारी किताबें लेगा क्योंकि वो उसने उसके लिए चुनी है। जैसे ही रिंटारो उन्हें चेकआउट करने जाता है, उसे पता चलता है कि उसकी लाइब्रेरी कार्ड अभी तक तैयार नहीं हुई है। तभी लड़की अपनी खुद की पर्सनल बुक उसे ऑफर कर देती है। रिंटारो खुश होकर उसे ले
लेता है और उससे उसका नाम पूछता है। लड़की अपना ID कार्ड दिखाती है जिस पर लिखा होता है शिजुका। रात में रिंटारो उस बुक को पढ़ता है। वो कहानी एक प्रिंसेस और उसके नाइट की होती है। नाइट उसकी सुरक्षा का वचन लेता है और यहाँ तक कि उसे एक ड्रैगन से भी बचाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन प्रिंसेस की शादी किसी और प्रिंस से तय हो जाती है। नाइट उससे मिलने भागता है, उम्मीद करते हुए कि काश वो अपने भाग्य को बदल पाते। रिंटारो उनकी साइड लेता है और चाहता है कि उनकी स्टोरी का हैप्पी एंड हो, लेकिन कहानी क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाती है। अगले दिन रिंटारो शिजुका को धन्यवाद देता है और देखता है कि वो उसके लिए उसी कहानी की दूसरी किताब भी लेकर आई है। वो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सोचता है कि उसे भी शिजुका के लिए कुछ करना चाहिए। वो उसके लिए एक ड्रिंक खरीदता है और दोनों बाहर बैठकर उस किताब के बारे में बात करने लगते हैं। शिजुका बताती है कि वो उसकी फेवरेट बुक है और वो उसे इतनी अच्छे से जानती है कि किसी भी पंक्ति को सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है। रिंटारो उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, कमाल है, तुम इतनी अच्छी तरह से बात करती हो और मुझे खुशी है कि तुम ये नहीं सोचती कि मैं अजीब हूँ। शिजुका उदास होकर बताती है, असल में मेरे पास कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं था। ये सुनकर रिंटारो को एक आइडिया आता है। वो उससे फिर से पहली किताब उधार मांगता है। अगले दिन शिजुका रिंटारो के लिए तीसरी किताब लेकर आती है, लेकिन रिंटारो कई दिनों तक दिखाई नहीं देता। वो स्कूल में इधर उधर घूमते हुए देखती है कि रिंटारो हाकारी और इंदा के साथ है। वो उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन थोड़ा दुखी भी। रिंटारो के चेहरे पर थकान साफ दिख रही होती है। हाकारी और इंदा उसकी नींद भरी आंखों को देखकर पूछती है, अरे इतनी नींद क्यों आ रही है तुम्हें? रात को क्या कर रहे थे? रिंटारो जम्हाई लेते हुए कहता है, बस थोड़ी सी बिजी था। ये सुनकर हाकारी हंसते हुए अचानक उसे किस कर लेती है और कहती है, लो ये मेरी एनर्जी है, अब फ्रेश महसूस करोगे। रिंटारो उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम सच में मेरी एंजल हो। लेकिन इंदा को ये सब देखकर जलन होती है। वो कहती है, मेरे पास भी बहुत सारी एनर्जी है देने के लिए। वो भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गलती से उसका माथा रिंटारो के माथे से टकरा जाता है। दूर से ये सब देखकर शिजुका समझ जाती है कि रिंटारो की गर्लफ्रेंड्स पहले से ही है और शायद इसीलिए वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता। वो सोचती है कि बाकी लड़कियां उसे अजीब समझती है उसके बोलने के तरीके की वजह से। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे बार बार कहती है कि वो नॉर्मल तरीके से बात किया करे। वो खुद से सोचती है, शायद कोई भी मेरे जैसे इंसान से बात करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन तभी अचानक रिंटारो उसे ढूंढते हुए आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार अब मैं तुम्हारा उधार चुकाने आया हूँ। वो उसे अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करने को कहता है और फिर वो दिखाता है कि उसने पहली किताब का पूरा टेक्स्ट मैन्युअली टाइप करके ऐप में डाल दिया है। अब देखो, तुम बस वर्ड सेलेक्ट करो और वो वॉइस में प्ले हो जाएगा। रिंटारो उसे एक्साइटमेंट के साथ समझाता है। शिजुका हैरान हो जाती है। उसे पता था कि उस बुक का ई बुक वर्जन कभी रिलीज ही नहीं हुआ था। मतलब रिंटारो ने खुद से पूरी किताब टाइप की है। रिंटारो समझाता है, जब तुम किताब से बात करती हो तब हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन इस ऐप की मदद से हम एक दूसरे की आंखों में देख कर बात कर पाएंगे। वो ये भी कहता है कि ये तरीका उसे कम्युनिकेट करने में मदद करेगा। थोड़ी झिझकते हुए शिजुका कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुरंत ही पीछे हट जाती है और कहती है, अरे भूल जाओ, ये सब सिर्फ मजाक था। लेकिन रिंटारो उसे मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। शिजुका के मन में आता है कि शायद उनकी किस्मत में एक साथ होना नहीं लिखा, लेकिन रिंटारो कहता है, हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो शिजुका को अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और कहता है कि वो उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड के रूप में ऐड करना चाहता है। इंदा उसे पागल समझती है, लेकिन हाकारी उसे धन्यवाद कहती है कि उसने उन्हें छोड़कर किसी और के पास जाने की बजाय उन्हें भी साथ रखा। रिंटारो समझाता है, देखो तुम दोनों मेरे लिए एक तेल के कुएं की तरह हो और शिजुका एक नई जगह की तरह है। मतलब तुम दोनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अब मैं तुम दोनों को और भी ज्यादा चेरिश करूंगा। वो कसम खाता है कि अगर वो कभी उन्हें निराश करता है तो वो सेप्पुकु असम्मान की मृत्यु करेगा और मजाक में ये भी कहता है कि उसने अमेज़न से इसके लिए खास चाकू भी ऑर्डर कर रखा है। रिंटारो हाकारी और इंदा को शिजुका के बारे में और बताता है। वो कहता है, जब शिजुका किताबें पढ़ती है तो उसका एक बहुत ही प्यारा आदत होती है। वो अपने पैरों की उंगलियों को ऐसे हिलाती है जैसे किसी पपी की पूंछ हिल रही हो और इससे उसके फीलिंग्स का पता चलता है। फिर वो बताता है, और हाकारी तुम्हारी भी एक क्यूट आदत है, जब भी तुम सोचती हो तुम अपनी उंगलियों को काटती हो और सच बताओ तो ये मुझे काफी क्यूट लगता है और हाँ थोड़ा टर्न ऑन भी कर देता है। इंदा को चिढ़ाते हुए रिंटारो कहता है, और इंदा जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करता है और तुम उसे झाड़ने की कोशिश करती हो तो तुम अपने बालों को उंगलियों से घुमाने लगती हो और वो भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। हाकारी और इंदा ये सुनकर चौंक जाती है कि रिंटारो उनकी इतनी छोटी छोटी आदतों को भी नोटिस करता है। वो सोचती है कि शायद वो सच में उनसे बहुत प्यार करता है। रिंटारो मजाकिया अंदाज में बताना जारी रखता है कि जब वो हाकारी और इंदा को किस करता है तो वो कैसे बर्ताव करती है, लेकिन ये सुनकर शिजुका अचानक असहज हो जाती है। उसे अब एहसास होता है कि रिंटारो ने पहले ही हाकारी और इंदा को किस कर लिया है। हाकारी हंसते हुए पूछती है, अरे शिजुका क्या तुम भी किस करने में इंटरेस्टेड हो? शिजुका शर्माते हुए कहती है, नहीं, मैं अपना फर्स्ट किस अपनी शादी के लिए सेव कर रही हूँ। रिंटारो मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं शिजुका, मैं तुम्हें तब तक किस नहीं करूंगा जब तक तुम खुद तैयार न हो। हाकारी और इंदा उसे देखती रहती है, ये उम्मीद करते हुए कि वो रिंटारो को किस कर लेगी, लेकिन शिजुका कुछ नहीं करती। दोपहर के खाने का वक्त होता है। हाकारी और इंदा रिंटारो को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इंदा को गुस्सा आता है क्योंकि हाकारी उसे रिंटारो को खिलाने का मौका ही नहीं देती। आखिर में दोनों रिंटारो के मुंह में खाना
खाना ठूस ठूस कर भर देती है। शिजुका दूर से ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। रिंटारो नोटिस करता है कि शिजुका बहुत शांत है। वो सोचता है कि शायद उसे अभी इन सब के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। रिंटारो सोचता है कि लोग अक्सर खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने अपने असली इमोशंस दिखा दिए तो लोग उन्हें किस तरह से देखेंगे। वो खुद से सोचता है अगर तुम्हारे इमोशंस पहले से ही किसी के सामने रिवील हो जाए तो डरने की कोई बात ही नहीं रहती, फिर तुम वैसे ही हो सकते हो जैसे तुम सच में हो। रिंटारो हाकारी, इंदा और शिजुका से कहता है चलो एक कार्ड गेम खेलते हैं और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले के हाथों गुदगुदी सहनी पड़ेगी। वो सोचता है कि हंसी सबसे अच्छा तरीका है किसी को उसके असली इमोशंस दिखाने पर मजबूर करने का, और अगर सब एक दूसरे को गुदगुदी करेंगे तो शायद वो और अच्छे दोस्त बन जाएंगे। लेकिन हाकारी और इंदा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचती है कि अगर रिंटारो उन्हें टच करेगा तो वो हारना ही पसंद करेंगी। पहले राउंड में रिंटारो जीतता है और इंदा हार जाती है, लेकिन इंदा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि वो खुश लग रही होती है। रिंटारो उसे गुदगुदाने लगता है और इंदा हंसी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वो हंसते हंसते जमीन पर गिर जाती है। दूसरे राउंड में भी रिंटारो जीत जाता है और इस बार हारने वाली होती है अकारी। अकारी खुशी से झूम उठती है क्योंकि अब रिंटारो उसे छूने वाला है। रिंटारो उसे गुदगुदाना शुरू करता है और अकारी खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो हर पल को जैसे पूरी तरह एंजॉय कर रही हो, लेकिन तभी उसकी हंसी कुछ अजीब सी हो जाती है और वो गिड़गिड़ाकर कहती है प्लीज प्लीज अब बंद करो, मैं बहुत ज्यादा गुदगुदी हूँ। पर असली वजह तो कुछ और ही थी। वो अपनी हंसी में पेशाब कर देने वाली थी। तीसरे राउंड में भी रिंटारो ही जीतता है और अब की बार हारती है शिजुका। रिंटारो मुस्कुराते हुए कहता है अब देखना है कि तुम्हारी हंसी कैसी लगती है। वो उसे गुदगुदाना शुरू करता है, लेकिन शिजुका वो चुपचाप रहती है बिना कोई आवाज निकाले। फिर वो अपनी डिवाइस से एक मैसेज प्ले करती है, मैं हंस रही हूँ। रिंटारो उस पल में उसकी सादगी और मासूमियत देखकर पिघल जाता है। वो उसे और भी गुदगुदाने लगता है और हाकारी और इंदा दूर से उन्हें देखती है। सोचती है कि रिंटारो अब तक एक भी बार नहीं हारा, अब उनकी बारी है। अब वो चाहती है कि वो हार जाए ताकि उन्हें उसे गुदगुदाने का मौका मिले, लेकिन चौथे राउंड की विनर बनती है शिजुका और इस बार हारता है रिंटारो। शिजुका उसके पास आती है और जैसे सब उम्मीद कर रहे थे कि वो उसे जोर से गुदगुदाएगी, शिजुका बस धीरे से उसे पोक करती है। रिंटारो हंसने लगता है, वो एकदम झूम उठता है। हाकारी सोचती है ये क्या, इतनी बड़ी चांस थी उसे छूने की और वो बस पोक करके रह गई। वो सोचती है कि शायद रिंटारो को शिजुका की यही शर्मीली और मासूम सी नेचर पसंद है, जबकि हाकारी खुद तो हमेशा अपने फीचर्स और अदा दिखाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वो कहीं ज्यादा पोजर बन गई है। अब शिजुका की नेचुरल चार्म उससे भी बड़ा खतरा है, शायद इंदा से भी ज्यादा। खेल के बाद रिंटारो बाथरूम चला जाता है और तभी इंदा शिजुका को रोकती है। वो जानती है कि शिजुका अभी भी रिंटारो से थोड़ा दूर दूर रह रही है। शिजुका कहती है मैं अभी नहीं हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच में ना आओ, पर इंदा उसे डांटती है, तुम रिंटारो की गर्लफ्रेंड हो शिजुका, तुम्हें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा खुद को दूर रखना इरिटेटिंग है। शिजुका झट से माफी मांग लेती है। ये देख इंदा और भड़क जाती है, तुम कभी जवाब क्यों नहीं देती, कभी लड़ती क्यों नहीं। शिजुका अब सच बताती है, मुझे डर लगता है, हाकारी बहुत अट्रैक्टिव है और तुम्हारे पास उस खूबसूरती को कैरी करने का कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन मैं तो कुछ भी खास नहीं हूँ। मुझे डर है कि रिंटारो मुझे तुम दोनों से कंपेयर करेगा। ये सुनकर इंदा और हाकारी का गुस्सा पिघल जाता है। उन्हें शिजुका की मासूमियत प्यारी लगने लगती है। हाकारी उसे दिलासा देती है, रिंटारो की नजर में तुम भी उतनी ही खूबसूरत हो, इसलिए वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानता है। वही दूर से रिंटारो पूरे सीन को देख रहा होता है। वो सोचता है मेरी प्लानिंग उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी चली गई। जब शिजुका ने उसे पोक किया था, उसने नोटिस किया था कि इंदा उसे बड़ी टेढ़ी नजर से देख रही थी। रिंटारो ने समझ लिया था कि इंदा शिजुका से भिड़ना चाहती है, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो खुद कुछ नहीं करेगा तो शायद सब अपनी अपनी फीलिंग्स खुलकर दिखा पाएंगे। अब वो गर्व से देखता है कि उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स एक दूसरे से खुल रही है। जैसे ही वो वापस आता है, इंदा उससे कहती है, रिंटारो शिजुका को फिर से तुम्हें गुदगुदाना चाहिए, पिछली बार तो उसने पूरा किया ही नहीं। और हाकारी भी चीयर करती है, हाँ शिजुका इस बार पूरा जोर लगाना। जैसे ही शिजुका को समझ आता है कि इंदा और हाकारी उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही है, वो खुद से कहती है, इतना प्यार मिल रहा है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो धीरे से रिंटारो के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। रिंटारो मुस्कुराता है और दोनों का पहला प्यारा सा किस हो जाता है। शिजुका शर्मा जाती है, उसकी हल्की सी ब्लश प्राइसलेस, लेकिन तभी हाकारी बोल पड़ती है, मुझे भी किस चाहिए। उसके मन में चल रहा होता है, क्या मैं वाकई उसके लिए काफी हूँ। शिजुका तो इतनी प्यारी है और मैं, पर रिंटारो उसका माथा चूमता है और कहता है, मुझे मेरी हर गर्लफ्रेंड से प्यार है। हाकारी की आंखें चमक उठती है। अब बारी आती है इंदा की। रिंटारो पूछता है, तुम्हें भी चाहिए क्या। इंदा नकली एटीट्यूड में कहती है, नहीं तो मैं क्यों चाहूंगी, लेकिन चुपचाप उसकी ओर खिसकने लगती है। रिंटारो हंसते हुए कहता है, तुम बहुत क्यूट लगती हो जब शर्माती हो। इंदा गुस्से में उसे मारती है, थप थप थप, पर फिर धीरे से कहती है, ठीक है मुझे भी चाहिए, और वो भी एक प्यारा सा किस पा जाती है। रिंटारो उन तीनों को देखता है और सोचता है, मैं इतने अद्भुत लोगों के लायक नहीं हूँ, लेकिन तीनों एक साथ कहती है, हमें भी यही लगता है तुम्हारे बारे में। अगले दिन क्लासरूम में रिंटारो की मुलाकात होती है एक नई लड़की से, नानो। वो उसे बताता है कि एग्जाम रिजल्ट लग चुके हैं, पर नानो कहती है, देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है मैं पहले नंबर पर हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो सीधा AI लेवल घमंड है। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती है, एक झटका सा लगता है। रिंटारो सोचता है, ये तो मेरी सोलमेट हो सकती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रिजल्ट चेक करता है
और हाँ, सबने अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन टॉपर नानो परफेक्ट स्कोर। रिंटारो पूछता है ये लड़की कौन है? गर्ल्स जवाब देती है ये नर्ड क्वीन है, इसे कोई भी सवाल दो तुरंत जवाब मिलेगा। और अफवाह है कि ये इंसान ही नहीं है। बायोलॉजी क्लास में रिंटारो की जोड़ी बनती है नानो के साथ। वो देखता है कि नानो बिल्कुल अलग है, उसकी एलिगेंस, उसका तरीका, सब एकदम परफेक्ट। लेकिन जैसे ही असाइनमेंट शुरू होता है वो टेक्स्ट बुक से जवाब कॉपी कर रही होती है। रिंटारो बोलता है प्रोफेसर देख रहे हैं। नानो बेमन से माइक्रोस्कोप उठाती है, पर बजाय स्लाइड देखने के फिर से टेक्स्ट बुक देखती है। साइंटिस्ट ने पहले ही सब ढूंढ लिया है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, वो कहती है। रिंटारो सोचता है ये तो रोबोट है, लेकिन तभी वो एक स्लाइड काटते समय अपनी उंगली काट लेता है, खून निकलता है और वो उसे धोने चला जाता है। पर नानो उसे रोकती है और उसकी उंगली अपने मुंह में डाल लेती है। रिंटारो शॉक्ड। नानो बोलती है सलाइवा एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, कोई जरूरत नहीं। रिंटारो सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और ये सब देखकर इंदा का मूड बिगड़ जाता है। क्लास के बाद रिंटारो नानो को थैंक्स बोलता है, पर नानो कहती है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका था, मुझे क्लीन अप में हेल्प चाहिए थी। वो नानो से कहता है चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा एक दूसरे को जाने। लेकिन नानो का जवाब टाइम वेस्ट है, इससे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ना करियर सुधरेगा ना फ्यूचर। रिंटारो सोचता है जिंदगी का असली मतलब तो एंजॉय करना है, लेकिन नानो उसे एकदम ठंडा कर देती है। तुम्हें लगता है मजा ही मकसद है, तुम तो बस डिल्यूजनल हो। अब रिंटारो को शक होने लगता है क्या ये सच में मेरी सोलमेट है? शाम को नानो अपने कमरे में अकेली बैठी होती है, लेकिन दिमाग में चलता है मैंने उसकी मदद क्यों की थी। और फिर खुद से कहती है क्या मुझे फीलिंग्स हो गई है? डिस्ट्रैक्टेड महसूस करती है तो ध्यान लगाने के लिए के एग्जैक्ट वैल्यू लिखना शुरू कर देती है। हाँ, वही 3.14159 वाला, लेकिन इन्फिनिट डिजिट्स तक। पूरा बोर्ड, कागज, दीवार सब भर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कहती है दिस इज इनएफिशिएंट, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अगले दिन नानो सीधी रिंटारो के पास जाती है। आई लव यू, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉयफ्रेंड। रिंटारो का दिल तो खुशी से उछल पड़ता है, तो चलो आज डेट पर चलते हैं। पर नानो पल में जवाब देती है नो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। रिंटारो को लगता है क्या ये प्रैंक है, लेकिन नानो कहती है मैं फीलिंग्स को खत्म करना चाहती हूँ। रिलेशनशिप्स का मतलब शादी, फिर प्रेगनेंसी, टीन रोमांस इज मीनिंगलेस, और फिर डिक्लेयर करती है आई विल नेवर गो आउट विद यू। पर रिंटारो भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो साफ साफ कहता है आई लव यू और मैं हार नहीं मानूंगा। वो उससे चांस मांगता है, बस कुछ दिन का मौका दो, मैं तुम्हें प्यार का मतलब समझाऊंगा। और फिर डेट होती है अम्यूजमेंट पार्क में। रिंटारो डिटरमिन होता है मैं उसे दिखा के रहूंगा कि प्यार बेमतलब नहीं है। पर नानो फिर भी सोचती है ये एक्टिविटी पॉइंटलेस है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। वो नोट करती है कि रिंटारो हाथ में इंस्टेंट कैमरा लिए घूम रहा है, ये डिवाइस डेटा रिटेन भी नहीं करता, बेकार है। रिंटारो कहता है चीज। वो पूछती है चीज क्यों बोलना है। फिर भी रिंटारो फोटो क्लिक कर लेता है। HOTD हाउस में एंट्री होती है। नानो कहती है गोस्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते, डरने की जरूरत नहीं। जब डरावने लोग डराने आते हैं। वो ठंडी आवाज में कहती है ये सब इंसान है, तो इसे हॉन्टेड हाउस नहीं ह्यूमन हाउस कहो। मीनवाइल रिंटारो अंदर से कांप रहा होता है जेंट कप राइड पर। नानो कप में घूमते हुए सोचती है जो भी इस राइड का इन्वेंटर है वो इनसेन है, लोग खुद को क्यों घुमवाते हैं, ये तो प्योर ब्रेन वॉशिंग है। नैनो देखती है चारों तरफ रास्ते और दीवारें, फिर कहती है किस बेवकूफ ने ये बनाया, सीधा रास्ता क्यों नहीं दिया। इस मेस ने तो सिर्फ लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी। मीनवाइल रिंटारो मेस में खोने के बहाने उसके और करीब आना चाहता है। FERIS व्हील टाइम। जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है नैनो सॉफ्टली कहती है मुझे हाइट से डर लगता है। रिंटारो चुपचाप उसके बगल में बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर निकालते हैं वो सारी इंस्टेंट कैमरे वाली फोटोज। नैनो धीरे से मानती है मजा आया, फिर भी कहती है बट इट वॉज अ मीनिंगलेस डे। लेकिन रिंटारो ने गेम पलट दिया। वो कहता है अगर बेकार था तो फोटो जला देते हैं। नैनो चौंकती है, कैमरा तो कोई डेटा सेव नहीं करता, अगर ये जल गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो भागकर फोटो छीन लेती है और तभी रिंटारो मुस्कुराकर कहता है तुम डर गई थी क्योंकि तुमने कुछ वैल्यूबल पा लिया था। नैनो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो आंसू पोंछती है और बोलती है आई डिसइंफेक्टेड बिफोर रिटर्निंग। रिंटारो मन ही मन क्या फिर से सलाइवा से साफ करेगी। नैनो बिना एक्सप्रेशन बदले कहती है आई वॉश इट एंड देन द मोमेंट। नैनो धीरे से कहती है आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉयफ्रेंड, क्योंकि अब मैं और मीनिंगफुल मोमेंट्स तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। रिंटारो सॉफ्टली कहता है आई लव यू और नैनो उसे किस कर देती है। फिर कहती है नाउ फुलफिल माई डिजायर्स बाय एनी मीन्स नेसेसरी। रिंटारो अंदर से मिशन फेल्ड, नो वेट, मिशन कंप्लीट। अब बारी है ग्रैंड एंट्री की। रिंटारो बाकी गर्लफ्रेंड से कहता है ये है नैनो मेरी नई गर्लफ्रेंड। सरप्राइजिंगली कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। रिंटारो खुश होकर फिर से कहता है थैंक्स गर्ल्स, अगर मैंने नैनो का दिल दुखाया मैं सच्ची में सेपुकू कर लूंगा। नैनो कैजुअली बोलती है पॉइजन वुड बी मोर इफेक्टिव एंड नाउ प्लानिंग टाइम। आकारी घूरते हुए बोलती है तुम मेरे बिना थीम पार्क जाना चाहती हो। जलन के मारे कहती है नेक्स्ट ट्रिप वाटर पार्क, मुझे भी बीच एपिसोड चाहिए। कहानी शुरू होती है इनके साथ जो स्विमिंग सूट खरीदने गई थी, पर मैडम की हालत ऐसी थी जैसे UPSC का पेपर चुन रही हो। हर एक सूट देखकर ऐसा लगता था कि क्यूट तो है, पर क्या मैं भी क्यूट लगूंगी। और फिर सोचा चलो रिंटारो को शायद पसंद आ जाए, तो दिल तोड़ा स्वाभिमान का और खरीद डाला। अब एंट्री होती है स्विमिंग पूल पर। रिंटारो जैसे ही लड़कियों को स्विमिंग सूट में देखता है उसकी आंखों में वही चमक आ जाती है जो बच्चे के मुंह में चॉकलेट देख कर आती है। भाई लिटरली सोचता है अब तो भगवान उठा ले, इससे ज्यादा सुख मैं क्या मांगू। तभी इंद आती है पर एकदम अजीब सी पोशाक में, और रिंटारो की खुशी एक सेकंड में 404 नॉट फाउंड हो जाती है। मैडम कहती है थोड़ा ठंड लग रहा है, मैं बाहर ही बैठती हूँ। नैनो ने कहा जाकर धूप में बैठ जा। इंद बोली धन्यवाद। नैनो ने पलटकर जवाब दिया किस बात का, मैं तो
फालतू में चिंता नहीं करती। इनका मुंह ऐसा लटक गया जैसे 5वीं क्लास में फेल हो गई हो। अब सब वर्लपूल में जाते हैं और शिजुका का हाल ऐसा हो जाता है जैसे कोई ड्राइव वाले कार खुद घूम रही हो। बेचारी सिर्फ घूम रही है और कह रही है भाई मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही। नैनो मीनवाइल सर्वाइवल ट्रेनिंग मोड में चली जाती है, उल्टी दिशा में तैर रही है जैसे समुंदर जीतने निकली हो। तभी हिकारी रिंटारो से चिपक जाती है, बचाओ बह रही हूँ, और नैनो भी चिपकने आती है। दो लड़कियां चिपकी तो रिंटारो सीधा शॉर्ट सर्किट होकर गिर गया। नैनो चिल्लाती है भाई सांस नहीं ले रहा, और हिकारी मजे से माउथ टू माउथ देती है। ऐसा लग रहा था CPR नहीं, हनीमून रिहर्सल चल रही है। नैनो आई रोकने, हट जा, पर हिकारी ने कहा अब गया। रिंटारो तो गया, दूसरी और शिजुका लिटरली भुला दी गई थी। बेचारी वर्लपूल में आइलैंड पर फंसी पड़ी है। फ्लोट अभी फट गया और वो सोच रही है बचाओ कोई। अरे कोई सुन रहा है क्या? लोग देखकर इग्नोर कर रहे हैं जैसे व्हाट्सएप पर लास्ट सीन देख के भी रिप्लाई ना करे। उधर नैनो बोलती है चलो लाइफ गार्ड ढूंढते हैं। भागते भागते कुछ लड़के रास्ता रोकते हैं। एक बोला बॉडी देखी, सॉलिड आइटम है, पर नैनो ने सीधा उसकी आंखों में उंगली घुसा दी। ये होता है असली डिलीट बटन। अब लड़के भड़क गए, अरे तू कौन होती है? नैनो बोली मैं इनके साथ घूम लूंगी, तुम लोग बिजी हो जाओ। हिकारी जा लाइफ गार्ड ले आ, मतलब सीन में भी जान और लॉजिक भी। हिकारी मुड़ी और बोली नैनो भी जरूरी है रिंटारो के लिए। और तभी एक लड़का आकारी की तरफ बढ़ा, पर रिंटारो सुपर हीरो बन के आ गया। ये मेरी गर्लफ्रेंड्स है, हट जा। एक लौंडा जो खुद को गली का दबंग समझता है रिंटारो को घूरते हुए कहता है अबे तू बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है? तेरी उस लहकती गर्लफ्रेंड ने मेरे दोस्त की आंखें निकाल दी है, ले जा उसे और निकल यहाँ से। लेकिन रिंटारो कौन सा सीधा साधा है, उसने शांति से जवाब दिया नैनो और आकारी दोनों मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। अब सामने वाले की आंखें फट गई। बोला अगर सच्चा है तो दोनों को किस करके दिखा। उसे लगा रिंटारो जरूर झूठ बोल रहा होगा, पर तभी नैनो ने झट से किस कर दिया और ऊपर से हिकारी भी पीछे न रही। उसने भी एक प्यारा सा चुम्मा जड़ दिया। बोल पड़ी सच कह रहा है भाई, ये लड़कियाँ इसकी ही है। अब वो लौंडे ऐसे भागे जैसे गिगाचर देख लिया हो। ये तो सच्चा चैंपियन निकला। हिकारी हैरान, अबे ये जिंदा कैसे हो गया? कट्टू इंद दूर से सब देख रही थी। उसने रिंटारो को बेहोश पड़ा देखा और सोचा अरे बाप रे ये तो अब गया काम से। लेकिन नैनो और हिकारी मुश्किल में है। बस इतना सोचते ही उसने रिंटारो के कान में फुसफुसा दिया मर मत जाना, तेरे लिए दो लड़कियां भिड़ रही है। और तभी चमत्कार हुआ, रिंटारो बिजली की तरह उठ बैठा जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। वो दौड़ा और नैनो से बोला शुक्रिया तूने हिकारी को बचाया। नैनो थोड़ी दुखी थी, तो हिकारी तुझसे ज्यादा खास है? रिंटारो ने प्यार से कहा तू भी उतनी ही जरूरी है, खुद को खतरे में मत डाला कर। अब तक सब सही था, लेकिन तभी उसे याद आया अरे शिट, शिजुका तो अब भी पानी में है। दौड़ते हुए गया, देखा शिजुका तो वर्लपूल के बीचों बीच अकेली फंसी हुई है। लोग मदद के नाम पर वहाँ इंस्टाग्राम के रील बना रहे थे। शिजुका की बैटरी भी डाउन होने वाली थी, तो उसने सोचा अब या तो अपनी असली आवाज में चिल्लाओ या पानी पीकर ऊपर जाओ। फिर क्या, उसने इतनी तेज चीख मारी कि सबके कान बजने लगे। रिंटारो को उसकी आवाज मिल गई, दौड़कर उसे उठाया। शिजुका ने जैसे ही उसे देखा एक पपी दे मारी। रिंटारो बोला पब्लिक प्लेस है, थोड़ा शर्म कर। फिर सब एक साथ मिले और रिंटारो इनसे बोला तू बार बार आकारी और नैनो को क्यों घूर रही है? इंद बोली मुझे लगता है स्विम सूट में मैं उनसे कम लगती हूँ। शिजुका तो कम से कम क्यूट है। तभी रिंटारो ने इंद का अजीब सा ड्रेस खींचा, अंदर से निकला उसका स्विम सूट। वो चिल्लाई तू पागल है क्या, बदतमीज। पर रिंटारो का दिल जो देख रहा था, उसने धीरे से उसे गले लगाया और बोला तेरा दिल सबसे प्यारा है, तू परफेक्ट है और उससे ज्यादा कुछ बनने की जरूरत नहीं। इंद का दिल पिघल गया। उसने शर्माते हुए कहा चलो अब मैं भी पानी में मस्ती करूंगी। और फिर सबने मिलकर एक यादगार दिन साथ बिताया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही स्कूल लौटते हैं केमिस्ट्री लैब के पास, रिंटारो की नजर एक नई लड़की पर पड़ती है। जैसे ही रिंटारो की उस अजनबी लड़की से आंखें टकराई, उसके अंदर झटका सा लगा। ऐसा लगा जैसे दिल का रॉकेट सटकेला बम बन गया हो। बस वही समझ गया ये मेरी सोलमेट्स में से एक है। अगले दिन बेचारा फिर केमिस्ट्री लैब जा पहुंचा। उम्मीद थी किसी परी से मिलने की, लेकिन सामने आई एक दवाई बनाने वाली दीवानी। लड़की बोली हाय मैं कसूरी हूँ केमिस्ट्री क्लब से, और फिर चाय लाई, लेकिन कप में नहीं बीकर में। भाई चाय कम, एक्सपेरिमेंट ज्यादा लग रहा था। रिंटारो बोला देखो बहन क्लब ज्वाइन नहीं करना, किसी को ढूंढने आया हूँ बस। कसूरी कोई बात नहीं, पहले चाय पी लो, फिर देखेंगे कौन किसको ढूंढता है। अब चाय पीते ही निकली उसकी असली दवा, ह्यूमन मैग्नेट दवा, जिससे रिंटारो मेटल को खींचने लगा। और हाँ साइड इफेक्ट 3 दिन की कब्ज। कसूरी खुद भी पिला बैठ अपोजिट पोल वाली दवा। अब दोनों आपस में चिपक गए जैसे फेविकॉल का ऐड हो रहा हो। रिंटारो परेशान, अब क्या होगा? कसूरी शांति से बोली 10 मिनट में असर चला जाएगा, पर सुनो मुझे टॉयलेट जाना है। रिंटारो की हालत घबराहट प्लस पैनिक कॉम्बो, लेकिन लड़की निकली सॉलिड। बोली नो टेंशन, मैं डायपर्स पहन के आई हूँ। और भाई वही हो गया विस्फोट, असर गया। पर कसूरी बोली मैं ऐसे ही नई नई दवाई बनाती हूँ, और वैसे जब तू आया था मैंने तुझे लव पोशन भी पिला दिया था। रिंटारो तू पागल है क्या? और उल्टी कर दी लव पोशन आउट ऑफ सिलेबस। कसूरी रोते हुए बोली क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी फीलिंग्स नहीं समझी तूने? रिंटारो बोला पसंद तो करता हूँ, पर लव ड्रग के नशे में हाँ नहीं बोलना चाहता। जब हाँ बोलूँ तो दिल से बोलूँ। अब उसके अंदर दवा का रिवर्स इफेक्ट शुरू हुआ, लड़खड़ाने लगा, कांपने लगा। कसूरी तू न्यूट्रलाइजर पी ले, नहीं तो तेरी मेमोरी चली जाएगी। पर रिंटारो की हालत ऐसी हो गई थी कि कुछ पीने की हालत में नहीं था, तो कसूरी ने उसे मुंह से पिला दिया। पूरा ड्रामा जैसे कोई बॉलीवुड क्लाइमैक्स हो। रिंटारो की हालत अब सही हो गई, पर कसूरी उदास। अब लव पोशन का असर खत्म हो गया, अब तू मुझसे प्यार नहीं करेगा। लेकिन तभी रिंटारो बोला पगली दवा गई होगी, पर फीलिंग्स अब असली है। कसूरी की आंखें चमक गई।
गई। पक्का ना? फिर चलो रिलेशनशिप में। तू बोलेगा मैं करूंगी। जैसे ही कुसुरी ने रिंटारो को मुंह से दबा दी, अचानक उसके बाल बढ़ने लगे और शरीर बदलने लगा और तड़ाक वो वही लड़की निकली जो उसे लैब में दिखी थी। वो बोली मैंने भी वही न्यूट्रलाइजर पिया था, लेकिन असल में मैं एक फेल हो चुकी अमरता की दवा पर काम कर रही थी, इसलिए मेरा शरीर बच्ची जैसा हो गया है। लेकिन ट्विस्ट ये था मैं सिर्फ 1 घंटे तक ही अपने असली रूप में रह सकती हूँ, वरना वापस छोटी हो जाऊंगी। और फिर किया खुलासा, मैं हूँ केमिस्ट्री क्लब की प्रेसिडेंट, लेकिन चश्मा और लंबे बालों के कारण बड़ी फॉर्म में काम करना मुश्किल होता है, इसलिए रिसर्च बच्ची बनकर ही करती हूँ। रिंटारो मतलब तू भी मेरी सोलमेट है? कुसुरी यस मिस्टर गिगाचर्ड साइंटिस्ट लवर। अब शुरू हुआ रिंटारो का जीएफ इंट्रोडक्शन सेरेमनी। कसूरी से मिलवाया सबको और सरप्राइजिंगली कोई नाराज नहीं हुआ। लेकिन जब कसूरी बोली आई लव ड्रग्स, तब इंद बोली आर यू ओके? रिंटारो बोला रिलैक्स, वो हमसे बड़ी है, बस दवा का साइड इफेक्ट है, इसलिए छोटी दिखती है। इंद ओ मतलब तू ड्रग एडिक्ट है? फिर कसूरी बोली तू चाहे तो मैं तेरे बूब्स बढ़ाने वाली दवा भी दे सकती हूँ। इंद का दिमाग घूम गया, तू मेरी शक्ल सूरत क्यों बदलना चाहती है? कसूरी बोली क्योंकि रिंटारो ने मुझे तेरी इनसिक्योरिटीज के बारे में बताया था। अब इंद ने रिंटारो को पीटा, लेकिन कसूरी ने उसे समझाया वो तुझसे बहुत प्यार करता है। इंद ने तुरंत माफी मांग ली। फिर कुसुरी ने हॉटनेस ड्रग दी हिकारी को, ये तुझे और अट्रैक्टिव बना देगी। हिकारी सोची शायद एसेट्स एनहांस होंगे, पर जैसे ही दवा पी वो पसीने से भीग गई और उसके कपड़े पिघल गए। कसूरी बोली नथिंग इज हॉटर देन योर बर्थडे सूट। रिंटारो ने जल्दी से अपने कपड़े दिए। हिकारी ने सूंघा और बोली तुमने इसे पहना था ना, लेकिन डर थी कि वो भी न पिघल जाए। कसूरी बोली डोंट वरी, दवा एक बार ही काम करती है। अब कसूरी ने फैंसी ड्रग दी शिजुका को और बिल्ली जैसे कान उगाए। रिंटारो ने कान छुए और शिजुका ब्लश करते हुए खुश हो गई। फिर नैनो को दी हेयर कंट्रोल ड्रग, जिससे उसके बाल बन गए हाथ। नैनो ने रिंटारो को बालों से पकड़ लिया और चुम्मा ले लिया। बोली अब मैं ज्यादा काम एफिशिएंट हो गई हूँ। कसूरी ने चेतावनी दी इफेक्ट 10 मिनट का है, ज्यादा डोज लेने से गंजे हो जाओगी। नैनो बोली अगर मैं गंजी हो जाऊँ तभी तू प्यार करेगा? रिंटारो एलियन बन जा फिर भी प्यार करूंगा, पर तेरे बाल बहुत प्यारे हैं। नैनो ने दवा छोड़ दी, सच्चा प्यार जीत गया। आखिर में कुसुरी ने बताया मेरा सपना है कि मैं किसी बड़े रिसर्च टीम में जाऊँ और दुनिया की सबसे शानदार दवाएं बनाऊं। लेकिन तभी बोली अब मुझे बाथरूम जाना है, पर नो टेंशन, मैंने डायपर पहना है। रिंटारो इनफ इज इनफ, बाथरूम जाओ। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुसुरी सबको चाय दे रही थी, पर जैसे ही सब बैठते हैं चाय पीने, कुसुरी बोलती है गाइस ध्यान से, लड़कियों के लिए चाय अलग है और रिंटारो की अलग। लेकिन उससे पहले कि वो पूरी बात समझा पाए उसका पेशा ब्लास्ट मोड ऑन हो गया। वो भाग जाती है बाथरूम की ओर और पीछे सबके सामने रह जाते हैं 2 कंटेनर। अब सब सोचते हैं छोटा वाला शायद रिंटारो के लिए होगा और सबने शुरू कर दी चुस्की। लेकिन तभी कुसुरी आती है हांफती हुई। ओ बाप रे, थूक दो सब, जो लड़कियों ने पी है उसमें तो किस करवाने वाली दवा थी। रिंटारो थोड़ा शर्मा कर बोलता है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें किस कर देता, दवा की जरूरत नहीं थी। कुसुरी ब्लश करती है और जैसे ही वो किस करने आती है इंद आ जाती है हल्क बनकर। उसने कुसुरी को पकड़ के फेंक दिया एक साइड, क्योंकि अब सब लड़कियां बन चुकी थी किस ज़ॉम्बीज़। कुसुरी बताती है ये दवा लड़कियों पे काम नहीं करती, उल्टा इनका किस करने का पागलपन बढ़ जाता है। अब सब लड़कियां रिंटारो को पकड़ने दौड़ती है, इतना ज्यादा प्यार की किस करके जान ही ले ले। कुसुरी घबरा कर बोलती है बस 1 घंटा है, वरना इनकी असली पर्सनैलिटी हमेशा के लिए मिट जाएगी। रिंटारो और कुसुरी मिलकर कैंपस में भागते हैं इलाज ढूंढने के लिए। रास्ते में कुसुरी को एक फेस मेल्टिंग दवा मिलती है। रिंटारो चिल्लाता है अरे मत मारो यार, वो हमारी फ्रेंड्स है। तभी सामने आ जाती है वाइस प्रिंसिपल, जो अपने मेकअप की शक्ति से बच जाती है उस दवा से और कहती है अब मेरी सच्ची शक्ल सामने आएगी। इतना बोलकर वो डर से खुद ही रेंगते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ किस ज़ॉम्बीज़ चालाक बन जाती है। एक प्लान बनाकर रिंटारो को चारों तरफ से घेरने निकल पड़ती है। रिंटारो समझ जाता है कि वो ही टारगेट है। वो कसूरी से कहता है तुम लैब जाओ, मैं इन सबको घुमा कर रखता हूँ। और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त भागदौड़, रोमांस के नाम पर सर्वाइवल। रिंटारो भाग रहा है और पीछे पीछे आ रही है शिजुका, जो अब किस ज़ॉम्बी बन चुकी है। पर तभी धड़ाम, शिजुका गिर जाती है और सिर टकरा जाता है। रिंटारो की जान सूख जाती है। ओ नो, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? वो उसे उठाकर इन्फर्मरी ले जाता है और बड़ी प्यारी तरह से उसका इलाज करता है। पर जैसे ही वो सोचता है कि अब सब ठीक है, शिजुका अचानक उसके ऊपर कूद जाती है और किस की बरसात शुरू। रिंटारो तो समझ ही नहीं पाता, अब तो मेरी गेम ओवर है। लेकिन तभी उसे याद आता है अगर क्योर नहीं मिला तो उसकी असली पर्सनैलिटी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। वो हिम्मत जुटाता है, उसे दूर धकेलता है और बांध देता है, वादा करते हुए मैं तुम्हें बचाऊंगा। पर किस्मत रिंटारो की आज पूरी तरह धोखा मोड में थी। इंद ने हिकारी को लिटरली मिसाइल बनाकर उस पर फेंक दिया। रिंटारो गिरता है और लड़कियां उसे दबोच लेती हैं। किस अटैक 2.0 चालू। पर तभी कुछ कमाल होता है। वो देखता है कि लड़कियां आपस में बहस करने लगती है। तू ज्यादा किस कर रही है? नहीं, पहले मैं आई थी। रिंटारो को एक आइडिया आता है, अगर ये एक दूसरे से लड़ती है तो क्यों ना एक दूसरे को ही किस करने दो। वो दोनों को थोड़ा धक्का देता है और बैम, दोनों एक दूसरे को किस करने लगती है। और रिंटारो बोलता है ट्रू लव वो है जो रोज लड़ाई भी करे और फिर भी साथ रहे। लेकिन वो भूल नहीं सकता, क्योर अभी भी नहीं मिला। वो फिर दौड़ता है लैब की ओर और वहाँ उसे नैनो मिलती है। अब डर का लेवल मैक्स हो चुका है। वो जल्दी से एक लॉकर में छिप जाता है, पर वहाँ पहले से बैठी होती है कुसुरी हरसेल्फ। वो बताती है कि नैनो ने उसे देख लिया था, इसलिए वो भी छिप गई। अब दोनों सोचते हैं कि क्या करें। नैनो सुपर स्मार्ट है, उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं। कुसुरी दुखी होकर कहती है मेरे एक्सपेरिमेंट्स हमेशा
गड़बड़ करते हैं, इसलिए केमिस्ट्री क्लब में मैं अकेली रह गई। पर तभी उसे याद आता है उसके पास एक डोज बचा है रिवर्सिंग ड्रग का। रिंटारो खुश हो जाता है, चलो नैनो को ठीक करते हैं। लेकिन कुसुरी जिद पे आ जाती है, नहीं मैं खुद पीऊंगी और अंदर घुसकर क्योर लाऊंगी। वो पीने ही वाली होती है। रिंटारो रोकने की कोशिश करता है और डोज गिर जाता है, लेकिन कुसुरी थोड़ा सा पी ही लेती है और अडल्ट फॉर्म में आ जाती है। मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, नैनो मुझे पहचाने उससे पहले मैं लैब में क्योर ढूंढ लूंगी। पर नैनो भी कोई आम लड़की नहीं थी। उसने तुरंत प्लान पकड़ लिया और कुसुरी को बांध दिया। रिंटारो की सिट्टी पिट्टी गोल, अब तो कुछ नहीं बचा, ज़ॉम्बीज़ को कैसे क्योर करेंगे। लेकिन तभी उसकी नजर गिरती है जमीन पर पड़ा हुआ ड्रग। वो सोचता है अब या तो सब बचेगा या मैं नहीं, और वो भागता है। नैनो के पीछे से बचते हुए एक कमरे में घुसता है, पर नैनो पीछे से हल्क बनकर आती है और दरवाजा तोड़ देती है। रिंटारो की हालत, भाई अब तो भगवान भरोसे। रिंटारो को जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, नैनो उस पर खर की बारिश करने लगती है, एक के बाद एक किसेस। वो सोचता है बस यही मेरा एंड है। पर तभी आ गई कुसुरी सुपर सेवियर बनकर। वो नैनो को ड्रग दे देती है और नैनो बेहोश हो जाती है। कुसुरी समझाती है रिलैक्स, जब वो उठेगी नॉर्मल हो जाएगी। प्लॉट ट्विस्ट टाइम, असल में रिंटारो जानता था कि कुसुरी की दवाई का असर खत्म हो रहा है और वो फिर से छोटी बन जाएगी, इसलिए वो नैनो को दूर ले गया और इसी वजह से कुसुरी अपने बंधन से छूट पाई। स्मार्ट मूव रिंटारो। अब क्योर मिल चुका है और बाकी लड़कियों को भी ठीक कर दिया जाता है। सभी जागते हैं इन्फर्मरी में और पूछते हैं क्या हुआ था, हमें कुछ याद नहीं। हिकारी अचानक याद करती है, ओएमजी मैंने इंद को किस किया था, पर झट से बोलती है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। शपथ, इंद भी सब जानती है पर वो भी मेमोरी लॉस का ड्रामा करती है। रिंटारो समझ जाता है कि ये सब नाटक कर रहे हैं, पर फिर भी वो खुश है कि सब अब अच्छे से मिलजुल रहे हैं। कुसुरी गिल्ट में डूबी होती है, सब मेरी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ। पर रिंटारो उसे रोकता है, तुमने ही सबको बचाया है और मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। वो उसे मोटिवेट करता है, अपनी रिसर्च को छोड़ना मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम्हारे उस जुनून के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है एक फूलों के पार्क में, जहाँ चल रहा है बुके टॉस इवेंट। अनाउंसमेंट होता है जो कपल बुके पकड़ेगा उन्हें मिलेगा एक शानदार फोटोशूट। शादी के कपड़ों में हिकारी की आंखें चमक उठती है। मैं हमेशा से ब्राइडल ड्रेस पहनना चाहती थी, पर तभी एंट्री होती है गोरिल्ला गैंग की। उनकी लीडर अपने गैंग को आदेश देती है विन करना ही है बुके। हिकारी को लगता है इनसे जीतना मुश्किल होगा, तो वो सजेस्ट करती है टीम वर्क करो और लॉट्स निकालो कि कौन पार्टिसिपेट करेगा। रिंटारो डिसाइड करता है शिजुका छोटी है, भीड़ में खो सकती है, उसे बाहर रखना चाहिए। कुसुरी फिर से दवा पीती है और अडल्ट मोड में आ जाती है। गेम ऑन। रिंटारो अपनी टीम के लिए एक फ्लैग बना देता है, हम है रिंटारो फैमिली। अनाउंसमेंट होता है फिजिकल अटैक अलाउड नहीं है, लेकिन तभी स्पेशल गेस्ट की एंट्री होती है, वाइस प्रिंसिपल, जो बोलती है मुझे खुशी पसंद नहीं, बुके को मैं एटमॉस्फेयर के पार भेज दूंगी। बुके इतनी जोर से फेंका जाता है कि सबकी हालत शॉक में। रिंटारो देखता है अभी तो ये ऊपर ही जा रहा है, लैंडिंग में टाइम है, पर पीछे से गोरिल्ला गैंग चालू हो जाती है। अटैक मोड में वो दूसरों को धक्का दे रही है और कहती है ये वायलेंस नहीं ट्रेनिंग है। अनाउंसर भी उनके साथ मिल जाता है, या इट्स फाइन। और अब तो गैंग के लीडर अपने मेंबर्स को लिटरली फेंक रही है बाकी लोगों पर, मतलब कि ज़ॉम्बी से निकले ही थे, अब रेसलर ब्राइड से भिड़ना है। बात शुरू होती है बुके टॉस इवेंट में केओस से। हिकारी को लगने वाला था जोर का धक्का, लेकिन हमारी बॉस लेडी इंद सामने आकर उसे बचा लेती है। वो ऐलान करती है मैं अब गोरिल्ला गैंग की ट्रेनिंग में हिस्सा लूंगी, जैसे रेसलिंग रिंग में कोई हीरो एंट्री लेता है। इंद गैंग लीडर से भिड़ जाती है, तुम्हें मैं संभलती हूँ, बाकियों को बुके पकड़ने दो। बुके गिरने ही वाला होता है, पर तभी गैंग वाले अपनी फ्लैग्स से ऐसी हवा बनाते हैं कि बुके का डायरेक्शन बदल जाता है। सब सोच रहे थे अब तो गोरिल्ला गैंग जीत जाएगी, बट बूम, सीन कटता है ऊपर आसमान में। शिजुका हवा में उड़ रही होती है, असल में वो फ्लैग बेयरर्स के पास खड़ी थी और जैसे ही वॉर्टेक्स बनी वो लिटरली हवा में लॉन्च हो गई। शिजुका बुके पकड़ लेती है, पर गिरते वक्त ऐसा लगता है कि कहीं वो चोट ना खा जाए। रिंटारो टेंशन में आ जाता है, ये लड़कियां चोट खा जाएंगी, लेकिन शिजुका लड़कियों के चेस्ट पर बाउंस होती है। यस, यू रीड दैट राइट। और आखिर में रिंटारो उसे पकड़ लेता है जस्ट इन टाइम। रिंटारो फैमिली विंस। अब आता है फोटोशूट के लिए ड्रॉ का टाइम। हिकारी के माइंड में चल रहा है एक मास्टर प्लान। वो विनिंग स्टिक पर छोटा सा निशान बना देती है, पर सोचती है अगर मैं पहली निकाली तो सबको शक होगा। तो वो सोचती है नैनो को ट्रिक करूंगी, क्योंकि वो हमेशा एफिशिएंसी के पीछे रहती है और शायद सबसे पास की स्टिक निकालेगी। हिकारी दूर वाली स्टिक पर निशान लगाती है, पर नैनो कहती है सब एक साथ ड्रॉ करेंगे ताकि टाइम बचे। प्लान फ्लॉप। फिर भी लकी ट्विस्ट, हिकारी की स्टिक ही निकलती है और वो विनिंग मोमेंट पा जाती है। पर तभी वो देखती है कुसुरी रो रही है, उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाहिश, काश मैं भी फोटो में होती। हिकारी दिल से बड़ी है, वो कहती है तू मेरी जगह जा सकती है, लेकिन कुसुरी पलटती है, नहीं मैं चाहती हूँ कि मेरे 2 फेवरेट लोग इस फोटो में हो। हिकारी सबको बुलाती है, चलो सब साथ में फोटो लेते हैं, और क्लिक होता है वो खूबसूरत मोमेंट, एक टीम, एक फैमिली, एक यादगार तस्वीर। हिकारी धीरे से कहती है थैंक यू रिंटारो, तुमने मेरा सपना पूरा किया, और फिर तुरंत बोलती है अब मुझसे ब्रेकअप कर लो। वेट, क्या? रिंटारो शॉक में, क्यों, क्या हुआ? लेकिन हिकारी कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, बस चली जाती है। रात में रिंटारो बहुत परेशान होता है, उसके साथ क्या गलत हुआ? वो कॉल करता है, कोई जवाब नहीं। फिर उसे याद आता है उसके पास एक एनवलप है जिसमें हिकारी का एड्रेस लिखा है। वो सीधा पहुंच जाता है, एक बड़ा सा मैंशन। ओ हिकारी, कहाँ हो तुम? और अंदर से आवाज आती है, चुप रहो, ज्यादा शोर मत मचाओ। एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, आवाज सुनकर पूछता है कौन है बे अंदर? उधर रिंटारो किसी चोर की तरह छिपा बैठा होता है, जैसे शादी में बिना बुलावे का मेहमान। तभी उसके फोन पर आता है एक अनजान नंबर
से कॉल। फोन उठाता है तो आवाज आती है हिकारी की। वो कहती है अब मैं तुझसे प्यार नहीं करती। रिंतारो सुनते ही अंदर से टूट जाता है, लेकिन समझ जाता है ये झूठ बोल रही है। कहता है जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। हिकारी बताती है मेरी माँ को हमारे रिश्ते से दिक्कत है क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड्स की गिनती एक क्रिकेट टीम जितनी है। फिर कहती है मेरा फोन भी छीन लिया गया है और हम ये शहर छोड़ने वाले हैं। हिकारी की माँ यानी हाना उसकी कमाई का गलत इस्तेमाल कर रही है और इसी वजह से हिकारी को लगता है कि उसका और रिंतारो का कोई भविष्य नहीं है। तभी हाना वहाँ पहुँच जाती है और फोन छीन कर बोलती है हिकारी से दूर रहो वरना दफना दूंगी। एक गार्ड आता है और रिंतारो को पकड़ लेता है जैसे पुराना केस निकल आया हो। वो बोलता है छोड़ दे ये नाटक, तू उसका एक्स है। एक्स मतलब बाहर। अब रिंतारो उदास होकर चल देता है। सोचता है मैं क्या खास हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। पर तभी उसे जमीन पर दिखता है एक 4 पत्ती वाला तिनका, एक लकी क्लोवर। वो अपने और हिकारी के पल याद करता है और सोचता है नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। शाम को अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है और कहता है मैं हवेली में घुसकर हिकारी को वापस लाऊंगा। लड़कियां हंसते हुए बोलती है हाना अमीर है, वो तुझे ऐसे उड़ा देगी जैसे मच्छर को हिट मारती है। फिर भी रिंतारो कहता है मैं कुछ भी कर लूंगा, बस हिकारी को फिर से मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। लड़कियां कहती है तू अकेला नहीं जाएगा, हम भी साथ चलेंगे। रिंतारो मना करता है तुम लोग फंस जाओगी, पर वो कहती है हम भी हिकारी से उतना ही प्यार करते हैं जितना तू करता है। अब सब निकल पड़ते हैं। मिशन हवेली शुरू। रिंतारो प्लान बनाता है बॉल खिड़की पर फेंकूंगा ताकि हिकारी का ध्यान आए, लेकिन बॉल ऐसा फिसलता है जैसे नसीब हाथ से फिसल गया हो। बिल्ली उस बॉल को पकड़ लेती है और भाग जाती है नैनो की ओर। नैनो सोचती है सीधा एक किक मारूं और मामला खत्म कर दूं, लेकिन रिंतारो कहता है भाई ये बिल्ली है, रेसलमेनिया नहीं। तभी गार्ड वापस आता है। सब लोग पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। गार्ड देखता है बिल्ली को और सोचता है ओह यही है जो गड़बड़ कर रही थी। अब बॉल तो गई पर प्लान अभी बाकी है। सब पहुँचते हैं अकारी के कमरे के पास। वहाँ दिखता है एक छोटा पालतू दरवाजा। नैनो बगीचे से पत्थर उठाती है और ऐसी सटीकता से लॉक खोलती है जैसे सीआईडी में ट्रेनिंग ली हो। दरवाजा खुलता है, लेकिन रिंतारो देखता है नैनो का अंगूठा कट गया है। इंद तुरंत उसकी चोट पर पट्टी करती है और पूछती है क्या हुआ। नैनो मुस्कुराते हुए कहती है कुछ नहीं, ये तो बस प्यार में लगी हल्की सी चोट है। नैनो बताती है कि उसे पत्थर सटीक फेंकने के लिए अपना अंगूठा लगाना पड़ा और कहती है हिकारी ने मुझे आवारा लड़कों से बचाया था तो अब बदले में ये तो बनता है। सब हवेली के अंदर घुसते हैं पर तभी सामने आ जाता है गार्ड डॉग। सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन तभी किसी को याद आता है अबे शिजुका तो पीछे ही छूट गई। शिजुका सोचती है बस अब तो मेरा टाइम आ गया। डॉग उसकी तरफ आता है पर काटने की जगह उस पे प्यार बरसाता है, चाट चाट के जैसे पुरानी दोस्ती हो। नाओ समझाती है डॉग्स कमजोर जीवों को प्रोटेक्ट करते हैं और शिजुका इतनी कमजोर है कि डॉग को ड्यूटी ही भूल गई। अब रिंतारो सोचता है जैसे ही अंदर जाएंगे ये कुत्ता हमारे पीछे पड़ेगा। नैनो का दिमाग दौड़ता है शिजुका से कहो कुत्ते की आंख फोड़ दे, लेकिन कसूरी एक सीक्रेट पोशन दिखाती है, इससे जानवर सो जाते हैं। कसूरी वो पोशन देती है शिजुका को, पर बेचारी पी जाती है क्योंकि बताना भूल गई कि देना है, पीना नहीं। शिजुका हो जाती है ढेर, पर कुत्ता उसकी जुबान से पोशन चाट लेता है और खुद ही नींद में चला जाता है। क्या चालाकी है, या कहें गलती में बना मास्टर प्लान। अब सब पहुँचते हैं एक लंबे गलियारे में, पर अचानक बिल्ली आती है और अलार्म ट्रिगर कर देती है। गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन ये सब लोग छिप जाते हैं और गार्ड बिल्ली को पकड़ लेते हैं। सोचते हैं यही अलार्म का किंग पिन है। नैनो बोलती है इस गलियारे से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि यहाँ इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं और वो भी हर तरफ। कसूरी फिर बाजी पलटती है मेरे पास है इंफ्रारेड विजन वाली आई ड्रॉप्स। रिंतारो ड्रॉप्स लगाने को तैयार होता है, पर तभी इंद एक लिफाफा उठाती है जो किसी विदेशी रिसर्च टीम को भेजा जाने वाला था। नैनो बोलती है कसूरी ये अपने रिसर्च के लिए भेज रही थी, पर कसूरी कहती है हिकारी की खुशी मेरे रिसर्च से ज्यादा जरूरी है। रिंतारो की आंखें बदल जाती है। अब वो सिर्फ सेंसर देख सकता है, पर सीन देखकर कहता है भाई सेंसर इतने हैं कि गलियारा नहीं जाल लग रहा है। फिर देखता है ऊपर एक छोटा सा रास्ता है, लेकिन वहाँ कोई चढ़ नहीं सकता। नैनो कहती है 2 लोग मिलकर काम करे तो शायद हो जाए, पर फिर सोचती है हम लड़कियां हैं। रिंतारो जितनी ताकत किसमें है हमारे। तभी ध्यान आता है अरे एंड तो हल्क की कजिन है। नैनो दोनों को बांध देती है और कहती है अब तालमेल बैठा लो वरना गिरे तो दोनों धरे जाएंगे। जैसे तैसे दोनों ऊपर चढ़ते हैं और रिंतारो बोलता है तुम्हारे कपड़े फिसल रहे हैं, पर सीन में दिखता है उसका सिर एंड के पेट से टकरा रहा है और एंड का रिएक्शन मत पूछो, ब्लश लेवल ओवर 9000। आखिरकार दोनों पहुँचते हैं दूसरी तरफ और रिंतारो बाकी सबको आवाज देता है अब तुम लोग भी आ जाओ, मैं पहुँच गया। जैसे ही सब हिकारी के कमरे के पास पहुँचते हैं दरवाजा खोलते हैं और हिकारी को देखते हैं जो उनके साथ वाली पुरानी ग्रुप फोटो देख रही होती है। बस फिर क्या, तभी अलार्म बज उठता है। रिंतारो समझ जाता है अबे यार ये दरवाजा खोल के तो गलती कर दी। अगले ही पल चारों तरफ से गार्ड घेर लेते हैं जैसे ये लोग कोई आतंकवादी हो। उन्हें पकड़कर सीधा पहुंचा दिया जाता है हाना मैडम के सामने। हाना कहती है तुम लोग हिकारी के दोस्त हो इसलिए आज माफ कर रही हूँ, वरना कब का फेंक देती खिड़की से। रिंतारो दिल से बोलता है मैं हिकारी को खुश रखूंगा, पर हाना हंसती है फिर बम फोड़ देती है। मैंने 13 की उम्र में हिकारी को जन्म दिया था। पूरा ग्रुप वाट। हाना बताती है जिससे मैं प्यार करती थी वो मरने वाला था तो मैंने आर्टिफिशियल तरीके से उसका बच्चा पैदा किया, खुद ही डॉक्टर नर्स बन गई। फिर बोलती है पागलपंती हमारे खून में है, जैसे मैंने किया वैसे ही हिकारी भी प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। उसका प्यार मर गया, हिकारी रह गई, पर वो खालीपन कभी नहीं भरा और अब वो नहीं चाहती कि हिकारी भी उसी दर्द से गुजरे। इसलिए रिंतारो को हिकारत से कहती है दूर रहो मेरी बेटी से। रिंतारो की आंखों से पानी बहने लगता है। मैं नहीं चाहता कि हिकारी भी वही दुख झेले। इतने में ड्रॉप
ड्रॉप्स का असर खत्म होता है। रिंतारो की आंखें हाना से मिलती है और दोनों को लगता है अबे ये तो सोलमेट वाइब्स है। हाना तुरंत बोलती है रिंतारो मुझसे शादी करेगा? पूरा ग्रुप अर्थक्वेक मोड ऑन। इंद तुरंत घुसती है बीच में, भाई वो हिकारी की माँ है, क्या कर रहा है? हाना मुस्कुराती है, मजाक कर रही थी, पर सुन हिकारी से तेरा रिश्ता मैं कभी नहीं चलने दूंगी। रिंतारो बोलता है मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं हिकारी को खुश करके ही रहूंगा। हाना बोलती है चलो फिर झूठ पकड़ने की मशीन से टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितनी सच्चाई है तुझमें। रिंतारो डर जाता है, इस मशीन पर भरोसा नहीं है मुझे। तो हाना कहती है ठीक है पहले इन पर टेस्ट करते हैं। फिर वो इनसे पूछती है तेरा कप साइज क्या है? इंद शर्माती हुई कहती है लगभग सी। मशीन बोले झूठ पकड़ा गया। हाना हंस के कहती है ये मशीन माइनर झूठ भी पकड़ लेती है। इंद फिर कहती है ठीक है बी है। मशीन फिर से झूठ। इंद गुस्से से तिलमिला उठती है, ठीक है ढह। मशीन। अब आया सच्चा जवाब। पूरा ग्रुप ऑकवर्ड साइलेंस प्लस सिंपैथी मोड। अब हाना पूछती है क्या तू रिंतारो से प्यार करती है? इंद जवाब देती है हाँ करती हूँ। मशीन झूठ। रिंतारो का दिल टूट जाता है, ये क्या सपना है या सच्चाई का थप्पड़? इंद बेचारी दिल से समझाने लगती है रिंतारो मैं तुझसे सच्चा प्यार करती हूँ, पर मशीन बार बार बोलती है झूठ झूठ और झूठ। रिंतारो तो सदमे में चला जाता है, अबे ये क्या, आज मेरी मौत पक्की। इंद एकदम रोती हुई कहती है मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ तेरे लिए। मशीन सच बोल रही है। और बस रिंतारो 2 सेकंड में वापस जिंदा। अबे हाँ अब तो लगता है मैं सुपर हीरो हूँ। अब बारी आती है रिंतारो की। वो कहता है इंद मैं भी तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ। मशीन सच। पूरा कमरा फुल फिल्मी स्लो क्लैप्स मोड। अब हाना मुस्कुराकर बोलती है अच्छा अब बता हिकारी के लिए क्या महसूस करता है? रिंतारो आंखों में आग भरकर बोलता है मैं उसे खुश रखूंगा, उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। मशीन सच। हाना तो दंग रह जाती है, एक लड़का 5 गर्लफ्रेंड्स और सबके लिए लॉयल, ये तो बग लग रहा है सिस्टम में। इतने में एक नौकरानी भागते हुए आती है, मैडम हिकारी अपनी जान देने जा रही है। इंद तमतमाकर बोलती है अगर कुछ हुआ ना तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। रिंतारो डर जाता है, अरे सच्ची में मार देगी क्या? इंद कहती है जा उसे बचा, मैं तेरे लौटने का इंतजार करूंगी। रिंतारो धावक मोड में निकल पड़ता है जैसे कोई मिशन इम्पॉसिबल चल रहा हो। हाना छुड़ाने की कोशिश करती है पर इंद रोक लेती है, ये हिकारी के लिए है। कट टू हिकारी बिल्डिंग की छत पर खड़ी होती है, कूदने को तैयार। तभी आता है हमारा हीरो हिकारी, भाग चल मेरे साथ। हिकारी रोती है अगर भागेंगे तो सब परेशानी में पड़ेंगे और तू मेरी वजह से दुखी रहेगा। रिंतारो अगर तू चली गई तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। फिर वो कहता है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे साथ रह। हिकारी भी बोलती है मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने लगती है। रिंतारो बिजली की स्पीड में भागता है और उसे पकड़ लेता है ठीक टाइम पर खुद फंस जाता है। हिकारी कहती है छोड़ दे तू गिर जाएगा। रिंतारो ना बाबा, छोड़ दिया तो तू भी गई और मैं भी। और फिर धड़ाम दोनों साथ में गिरते हैं, पर रिंतारो हवा में ही दीवार को लात मारता है और फव्वारे में गिरकर एकदम फिल्मी लैंडिंग करता है। सब लड़कियां दौड़ कर आती है, लेकिन तभी पता चलता है कि शिजुका तो डूबने वाली थी। कुसुरी फौरन छलांग लगाकर उसे बचा लेती है और डांट भी देती है, क्या कर रही थी तू, दिमाग घास चरने गया था क्या? हाना को जब यकीन होता है कि सब ठीक है तो वो मुस्कुराती है। उसे अब समझ आता है कि रिंतारो सच में जान भी दे सकता है हिकारी के लिए। वो मन ही मन सोचती है ये लड़का सच में सच्चा है। रिंतारो भी समझ जाता है कि हाना ने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया। वो उसकी इज्जत करता है और वादा करता है मैं हिकारी को जिंदगी भर खुश रखूंगा। पर फिर एक ट्विस्ट, वो हाना से कहता है मैं चाहता हूँ कि आप भी खुश रहें, इसलिए मैं आपके साथ भी डेट पर चलने को तैयार हूँ। और सुनते ही लड़कियाँ पगला जाती है, क्या हाना को भी पसंद है रिंतारो? हाना बिंदास अंदाज में बोलती है क्या करूँ, ये लड़का है ही इतना क्यूट। इसके बाद सब लड़कियाँ एक साथ नहाने जाती है और वहाँ तो सीधा चेस्ट कंपैरिजन वॉर छिड़ जाता है। इंदा चुपचाप पीछे हट जाती है, उसे पता है वो मुकाबले में नहीं टिकेगी। इसी बीच जब वो कमरे में आती है रिंतारो से सामना हो जाता है। वो उसे छेड़ते हुए कहता है तुम्हारा पेट दिख रहा है, और इंदा को वो ऑकवर्ड पल याद आ जाता है जब रिंतारो का सिर उसी पेट से टकरा गया था। वो उसे घूरते हुए कहती है तूने जानबूझकर किया था ना? रिंतारो सफाई देता है नहीं यार, मैं तुझे गिरने से बचा रहा था। लेकिन इंदा कहती है अब मैं बदला लूंगी और सीधे अपना सिर उसके पेट पर रख देती है। वो पल सच में प्यारा होता है, लेकिन तभी कुसुरी आ जाती है और वो दोनों पुशअप करने का नाटक करने लगते हैं। हाना अब सबको बुलाती है पजमा पार्टी के लिए। हिकारी बताती है माँ को सबको सजाना बहुत पसंद है। रिंतारो लड़कियों को पजमा में देखता है और सोचता है ये सपना तो नहीं। इसी बीच शिजुका और कुसुरी उसे किस कर देती है और रिंतारो तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर हाना का नाक से खून निकल आता है। रिंतारो उसे सहारा देता है और वो दोनों टहलने लगते हैं। हाना कहती है मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, इतनी एक्साइटमेंट सही नहीं जाती। रिंतारो मुस्कुराता है अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। और तभी हाना उसे अपने कमरे चलने का न्योता दे देती है। उधर लड़कियां सोच रही है इतनी देर क्यों लग गई। तभी अचानक हाना की तेज चीख सुनाई देती है। सब दौड़कर वहाँ पहुँचती है और सामने दिखता है रिंतारो लड़की बना खड़ा है। हाना एक्साइटमेंट में चीख रही होती है इतना क्यूट कैसे हो सकता है कोई। रिंतारो शर्म से लाल हो जाता है और अचानक बेहोश हो जाता है। सब लड़कियां डर जाती है, अरे ये तो सच में मर गया क्या? तभी हाना और नानो प्लान बनाते हैं। नानो को प्रिंस बनाकर भेजते हैं और अकारी कहती है केवल एक प्रिंस का किस ही इस प्रिंसेस को जगा सकता है। नानो किस करता है और रिंतारो आंखें खोलता है। लड़कियां खुशी से झूम उठती है और इस प्यारी सी कहानी का ये हिस्सा बन जाता है सबसे ज्यादा होलसम और हंसी से भरा हुआ मोमेंट। रिंतारो अब थक चुका था। सब कुछ झेलते झेलते उसने कहा बस अब बहुत हो गया, मैं नहा कर आता हूँ। पर उधर लड़कियों का प्लान शुरू हो चुका था। चलो उसे नहाते हुए देखते हैं। शिजुका समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन लड़कियां चालाक थी, उसे बांध दिया और बोली तू यही रह, हम अभी आते हैं। अब रिंतारो मजे से नहा रहा था, लेकिन तभी कसूरी खिड़की से झांक रही थी, लेकिन शीशा इतना धुंधला था कि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो जनाब ने पूरा सिर ही चिपका दिया शीशे पर और रिंतारो को लगा भूत आ गया है। वो चिल्ला उठा, भूत भूत। उधर कसूरी बोली मिशन फेल हो गया और वो खींच ली गई। अब हाना ने नया रास्ता निकाला, अटारी से चलो। वो बाथरूम तक जाती है, लेकिन जैसे ही लड़कियों ने अटारी खोली उन्हें कुछ हरकत सुनाई दी, चूहा। और अब डर के मारे उनकी चीखें सुनकर रिंतारो को फिर से लगने लगा ये घर तो सच में भूतिया है। उधर शिजुका जो बंधी हुई थी सोचने लगी मुझे कुछ करना होगा, और फिर उसने खुद को लुढ़का दिया। जी हाँ, रोल करके सीढ़ियों से नीचे आ गई। गति पकड़ते करते वो सीधे बाथरूम में जा गिरी। रिंतारो ने जब उसे देखा तो फिर से डर गया, ये भूत पीछा ही नहीं छोड़ता। पर जैसे ही उसने गौर से देखा, बोला शिजुका तू यहाँ क्या कर रही है? और तभी उसका तौलिया गिर गया। शिजुका शौक में बेहोश। अब रिंतारो मदद मांगने के लिए मुड़ता है और देखता है अटारी के दरवाजे पर सारी लड़कियां खड़ी है। वो हड़बड़ा कर पूछता है तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? लड़कियां बहाना बनाती है, हम तो बस हाइड एंड सीक खेल रहे थे। पर इंदा की शक्ल सब कुछ बयां कर देती है और रिंतारो उस शाम सबको डांट लगाता है। रात को रिंतारो हाना को मंदिर में देखता है, वो प्रार्थना कर रही होती है हिकारी के पिता के लिए। वो उसके पास जाता है और पूछता है तुमने कभी किसी और के बारे में क्यों नहीं सोचा? हाना कहती है क्योंकि आज भी मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे हक नहीं किसी और से प्यार करने का। लेकिन फिर वो चुपचाप बोलती है पर मैं तुमसे भी प्यार करने लगी हूँ। उसे लगता है ये गलत है, लेकिन रिंतारो समझाता है सच्चे जज्बातों में कोई गुनाह नहीं होता, इंसान एक से ज्यादा बार भी प्यार कर सकता है अगर उसका दिल सच्चा हो। हाना की आंखें नम हो जाती है और वो कहती है मुझे चूम लो। उसे अपने पुराने प्यार की बात याद आती है जिसने कहा था अपना पहला चुंबन उस इंसान को देना जो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। रिंतारो उसे चूमता है और हाना बस चुपचाप रोती है। प्यार, दर्द और यादों का संगम। रात और भी दिलचस्प हो जाती है। सब एक ही कमरे में सो रहे होते हैं। हिकारी धीरे से उठती है और रिंतारो के पास आ जाती है। इंदा को शक होता है ये क्या करने जा रही है। रिंतारो जागता है और हिकारी कहती है मैं बस तुम्हारे पास सोना चाहती हूँ, मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें हमेशा के लिए ना खो दूं। रिंतारो उसे चूमता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा। हिकारी मुस्कुरा देती है और कहती है मुझे तब तक थामे रहो जब तक सूरज उग न जाए। सुबह सुबह रिंतारो की नींद खुलती है और सामने क्या देखता है, हिकारी इंदा के साथ मेकिंग आउट कर रही है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, इंदा को लग रहा है कि वो रिंतारो है। रिंतारो एकदम शॉक में, ये क्या चल रहा है यार। वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और बाथरूम की ओर बढ़ता है। पर जैसे ही बाथरूम के पास पहुँचता है वो अचानक एक परछाई देखता है, हिकारी के पिता की आत्मा, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में दर्द। वो रिंतारो से कहता है तूने मेरी हाना और हिकारी दोनों को मुझसे छीन लिया। लेकिन रिंतारो डरता नहीं, वो गंभीरता से कहता है नहीं मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हाना मुझे सच में प्यार करती है। वो आगे कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं हाना और हिकारी दोनों को खुश रखूंगा, मैं उन्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर आत्मा की आंखों में बदलाव आता है। वो बताता है कि वो पिछले 16 सालों से उन पर नजर रख रहा था। मैं बस यही चाहता था कि कोई हाना के दिल को फिर से खोल सके और तुमने वो कर दिखाया। रिंतारो झुककर धन्यवाद करता है, अगर आप ना होते तो हिकारी भी ना होती। तभी वो आत्मा मुस्कुराती है और एक चमकदार रोशनी उसके चारों ओर फैल जाती है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं, मैं शांति से जा सकता हूँ और उसकी आत्मा शांति से मुक्त हो जाती है। व्हाट अ मोमेंट, गूज बम्प्स गारंटीड। अगले दिन स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी असेंबली में बड़ा सरप्राइज होता है। हाना बन चुकी है नई चेयरपर्सन और उसका कारण सिंपल, अब वो हर दिन रिंतारो से मिल सकेगी। लंच ब्रेक में रिंतारो सीधा हाना के मैशन पहुँचता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसे ख्याल आता है रूफटॉप, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है हर लड़की वहाँ उसका इंतजार कर रही होती है। सब एक साथ कहती है वी लव यू रिंतारो, और रिंतारो मुस्कुराकर जवाब देता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम सबको खुश रखूंगा। अभी उसके पास 6 गर्लफ्रेंड है। एक दिन हक्कारी सबको बुलाती है और कहती है 3 महीने के बाद रिश्तों में बोर्डम आ जाता है, और अब तो 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब दिक्कत तो फिक्स है। सब लड़कियां टेंशन में आ जाती है। हक्कारी बोलती है कि उसकी तो अब तक सिर्फ 2 ही डेट हुई है रिंतारो के साथ। कारिनी का तो पैनिक बटन ही दब जाता है, उसे लगता है रिंतारो उससे बोर हो गया। बाकी सबका भी वही हाल है। हक्कारी कहती है कि उसके पास एक प्लान है सब सही करने का। तभी हुचुरी आती है और बोलती है कि उसने एक रिबॉन सेल्फ मेडिसिन बनाई है। वो कहती है कि इससे रिंतारो दोबारा वैसे ही प्यार करेगा जैसे पहली बार किया था। जैसे ही वो फॉर्मूला मिक्स कर रही होती है एक बड़ा धमाका हो जाता है। आवाज सुन के रिंतारो भाग के आता है। वो चिल्लाता है एपिसोड शुरू हुए अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और ये लोग ऑलरेडी ब्लास्ट करवा रहे हैं। फिर ट्विस्ट, सबकी सोल्स एक दूसरे के बॉडी में चली जाती है। रिंतारो घबरा जाता है और लड़कियां बताती है कि उन्होंने रिंतारो का प्यार फिर से पाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन गलत हो गया। अब रिंतारो डिसाइड करता है कि पहले ये पता लगाए कि कौन किस बॉडी में है। हिकारी उठती है नामा के बॉडी में और उसे चलना भी नहीं आ रहा होता। वो लड़खड़ा कर रिंतारो से चिपक जाती है। रिंतारो तुरंत पहचान लेता है ये हक्कारी ही है। दूसरी तरफ कुजुरी अब हिकारी के बॉडी में है और फुल एनर्जी में जंप कर रही है। उसे लगता है वो अभी भी अपने बॉडी में है और डायपर पहना हुआ है, तो वो तो जाने ही वाली होती है। माना जो अब शिजुका के बॉडी में है उसे तुरंत खींच के बाथरूम ले जाती है। रिंतारो समझ जाता है कुजुरी अब हक्कारी के बॉडी में है। अब वो देखने लगता है कि कुजुरी के बॉडी में कौन है। तभी हरी फ्लोर पे रोल करते हुए आती है, खुशी से चिल्ला रही है। उसे नया बॉडी मिल गया है और वो मजे में है। रिंतारो बिना कुछ बोले समझ जाता है ये हरी ही है। कारिनी अब हरी के बॉडी में है और वो अपने चेस्ट से खेल रही होती है।
है, फिर रेंतारो को डांटती है। क्या देख रहा है? रेंतारो तुरंत समझ जाता है ये कारेनी ही है। कारेनी के बॉडी में एक लड़की चुपचाप खड़ी होती है, हल्का सा स्माइल के साथ। रेंतारो तुरंत पहचान जाता है ये शिजुका है। बिना कुछ बोले भी उसका अंदाज उसे अलग ही बना रहा होता है। आखिर में पता चलता है कि शिजुका के बॉडी में अब नैनो है। सबकी स्वैपिंग क्लियर हो जाती है। अब रेंतारो सोचता है कि इसे ठीक कैसे करे, पर लड़कियां तो अपने नए बॉडी में ही मजे ले रही होती है। तभी हारी, जो अब कुजुरी के बॉडी में है, बोलती है सिर्फ प्रिंस का किस ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो रेंतारो को गोद में बिठा लेती है, उसके सिर को पट करती है और कहती है गुड बॉय को रिवॉर्ड मिलता है। और फिर बिना किसी रुकावट के वो उसे किस कर लेती है। जैसे ही हारी किस करती है, उसकी आत्मा कुजुरी के बॉडी से निकल जाती है। सब हिल जाते हैं। फिर आती है नैनो, जो अभी शिजुका के बॉडी में है। वो रेंतारो के पास आती है, हल्का सा स्माइल करके कहती है सिर झुकाओ, टेंशन मत लो, और बिना डिले के वो उसे किस कर लेती है। किस होते ही नैनो की आत्मा भी बॉडी छोड़ देती है। अब लाइन में है कुजुरी। वो रेंतारो के पास आती है और इतना पास आ जाती है जैसे पर्सनल स्पेस नाम की चीज ही नहीं होती। क्योंकि वो हिकारी के बॉडी में है तो अपने नए कर्व्स देख के खुद ही इम्प्रेस हो जाती है। रेंतारो उसका ओवर एक्टिंग रोकता है और कहता है किस करो और निकलो। कुजुरी उसकी बात मानती है, किस देती है और फिर उसकी आत्मा भी उड़ जाती है। फिर आती है शिजुका, डर डर के पूछती है मेरी बारी कब आएगी। रेंतारो का पसीना निकल जाता है। शिजुका का चेहरा उड़ा पड़ा होता है, लेकिन रेंतारो उसे थोड़ा संभालता है। फिर वो भी किस करती है और उसकी आत्मा कारिनी के बॉडी से निकल जाती है। अब रेंतारो इधर उधर देख रहा होता है कि अगला कौन है। तभी हारी, जो अभी भी कुजुरी के बॉडी में है, कहती है भाई बस करो, अब इस सर्कस का एंड होना चाहिए। रेंतारो उसकी नखरे वाली क्यूटनेस पे थोड़ा पिघल जाता है और उसे और गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है मैं क्लास जा रही हूँ। रेंतारो उसे रोकता है, एक मौका और दे दो। हारी लाल हो जाती है और फिर किस करती है। आत्मा उड़ जाती है। टिक मार्क डन। आखिरी बची हकारी, जो अभी नैनिमा के बॉडी में है। वो सीन को फुल फिल्मी बना देती है। रोमांटिक हवा, आंखों में प्यार। वो अपना दिल रेंतारो के सामने रख देती है। रेंतारो भी फुल हीरो मोड में जाकर उसे प्यार से किस करता है। हकारी की आत्मा भी बॉडी छोड़ के निकल जाती है। सब वापस ओरिजिनल बॉडी में आ जाते हैं। सब लड़कियां खुश हो जाती है। रेंतारो बेचारा सेंटर में खड़ा होता है, हाफ रहा होता है जैसे मैराथन जीत के आया हो। वो सोचता है 6 लड़कियों से 6 किस एक ही दिन में, भाई ये तो रिकॉर्ड है। हकारी पूछती है तो कैसा लगा आज का एक्सपेरिमेंट। रेंतारो थोड़ा स्माइल मार के कहता है मजे आ गए। हकारी थोड़ा रिलैक्स फील करती है। प्लान तो कुछ और था पर दिन तो स्पेशल बन गया। रेंतारो बोलता है तुम सब मुझे जैसे हो, वैसे ही परफेक्ट लगती हो। लड़कियां इतनी इमोशन हो जाती है कि एक के बाद एक आके फिर से किस करने लगती है। रेंतारो रियलाइज करता है भाई आज तो 6 किस नहीं बोनस चल रहा है। सीन कट होता है। एक लड़की अकेली चल रही होती है। उधर रेंतारो कैंटीन में खाना देख रहा होता है। उसकी नजर पड़ती है एक टोस्ट पे। आंखों में चमक आ जाती है। जैसे ही हाथ बढ़ाता है किसी और का हाथ टकरा जाता है। ऊपर देखता है एक अजीब सी लड़की सामने होती है। एकदम से सोलमेट करंट बीच में से गुजर जाता है। उसे समझ आ जाता है यही है लकी नंबर 7। फिर उसकी नजर उसकी यूनिफॉर्म पे पड़ती है। शॉक लग जाता है। वो मिडिल स्कूल की स्टूडेंट है। लड़की चिल्ला के कहती है हाई स्कूल के कैंटीन में आने का कोई बैन नहीं है। रेंतारो उसका ड्रामा अब्सॉर्ब करता है और कहता है ठीक है तू ले ले। लड़की अपने पॉकेट चेक करती है, पैसा नहीं होता। वो थोड़ा शर्मा के बिना कुछ लिए चली जाती है। एक टोस्ट रह जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की बेंच पे बैठी होती है और उसके पेट में से भूख की धुनी बजती है। चेहरा ऐसा होता है जैसे जिंदगी ने उसे लेफ्ट स्वाइप कर दिया हो। पैसा जीरो, खाना दूर का सपना। तभी एंट्री होती है रेंतारो की, हाथ में वही एक टोस्ट लेकर। वो उसे आधा टोस्ट ऑफर करता है। लड़की उसे देखती है जैसे रेंतारो ने बोला हो शादी कर लो मुझसे। वो सोचती है क्रीपी आदमी कहीं का। रेंतारो शांत स्टाइल में कहता है खुद का मूड बदल गया, सोचा शेयर कर लो। लड़की पहले एटीट्यूड में कहती है मैं स्ट्रेंजर से खाना नहीं लेती, लेकिन उसका पेट फिर से बजा धुन तान्ना धुन। एक छोटी सी मून के साथ वो फाइनली ले लेती है। खाने से पहले हाथ जोड़ती है, फुल संस्कारी मोमेंट। जैसे ही पहला बाइट लेती है उसका फेस एकदम लाइट मोड ऑन, जैसे हेवन का गेट खुल गया हो। वो हर बाइट एंजॉय करती है और बताती है कि उसके दोस्तों ने किसी मूवी में देखा था ये टोस्ट, तब से टेस्ट ट्राई करना था। फिर ऑकवर्डली कहती है सॉरी पहले थोड़ा रूड हो गई थी, भूख लगी थी बस। रेंतारो हंस के कहता है कोई नहीं, भूख सबसे बढ़िया विलेन होती है। टोस्ट खाते खाते लड़की थोड़ा इमोशन हो जाती है। बताती है कि उसे हर बार जब खाने की बात होती है कंट्रोल नहीं होता, इसलिए यूजुअली हुडी पहन के हेडफोन लगा के रहती है ताकि दुनिया का टेम्पटिंग खाना इग्नोर कर सके। पर आज उसने सब हटा दिया फुल एंजॉयमेंट के लिए। रिस्पेक्ट द फूड वाला एटीट्यूड लेकर आई थी। टोस्ट खत्म होने के बाद फिर से हाथ जोड़ती है जैसे प्रॉपर फेयरवेल टोस्ट को। वो उठकर जाने लगती है। तभी रेंतारो पूछता है नाम क्या है तुम्हारा। लड़की घूरती है जैसे बोला हो फ्लर्ट कर रहा है क्या। फिर घूम के चली जाती है, लेकिन दिल अंदर से फुल रेस कार बन चुका होता है। अगले दिन लंच में लड़की गुस्से में कॉरिडोर से गुजर रही होती है। सब क्लासमेट सैंडविच की तारीफ कर रहे होते हैं। उसके लिए ये टॉर्चर लेवल 100 होता है। क्रेविंग फुल पावर में ऑन हो जाती है। कैफेटेरिया भागती है पर सैंडविच सोल्ड आउट। उसकी आंखों के सपने भी उसके जैसे खाली हो जाते हैं। तभी वापसी एंट्री होती है रेंतारो की। वो पूछता है सैंडविच के लिए आई थी क्या। लड़की बोलती है तू यहाँ मिडिल स्कूल कैफेटेरिया में क्या कर रहा है। रेंतारो फिर से कूल बन के कहता है कोई रूल तो नहीं है ना, मैं भी सैंडविच के लिए आया था। फिर शेल्फ पे सिमिलर सैंडविच देख के कहता है चल ये ट्राई कर ले। लड़की एटीट्यूड में बोलती है मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूँ। रेंतारो उसे रोकता है तू रेसेस में कैंपस के बाहर नहीं जा सकती। फिर मर्द बन के कहता है मैं ले आता हूँ तेरे लिए। लड़की फुल गुस्से में फट जाती है मेरे काम में टांग मत अड़ा, अपना रास्ता नाप। थोड़ी देर बाद लड़की कन्वीनियंस स्टोर से निकलती है।
हाथ खाली। सैंडविच वहाँ भी सोल्ड आउट, जैसे यूनिवर्स ने उसका व्रत रख लिया हो। अब वो भूखी भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी और गिल्ट में डूबी हुई भी। चलते चलते सोचती है, रेंतारो तो अच्छा था, मैंने ही उसे धक्के मार दिए। अपने मूड स्विंग्स, गुस्से और लोनलीनेस सब पे रिग्रेट कर रही होती है। पेट खाली, दिल उदास और सोचती है मैं खुद ही सब कुछ खराब कर देती हूँ। और कुछ बचा नहीं तो स्कूल लौट जाने का फैसला कर लेती है। जैसे ही लड़की स्कूल गेट पे आती है, देखती है रेंतारो वहाँ खड़ा है, जैसे पिज्जा डिलीवरी बॉय हो पर दिल लेकर आया हो। रेंतारो बोलता है चल मेरे साथ। लड़की क्यूरियस हो जाती है, जैसे यूट्यूब वीडियो का क्लिकबेट हो। यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। वो जाती है और क्या देखती है, वही सैंडविच जिसके लिए उसका पेट और पेशेंस दोनों कल से रो रहे थे, सामने रखा होता है। बस फिर क्या, गुस्सा फुल पावर पे जाता है। रेंतारो पे चिल्लाती है मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं। रेंतारो एकदम शक्तिमान मोड में शांत रहता है। हेल्प नहीं, मुझे तेरी हेल्प चाहिए आधा सैंडविच खत्म करने में। लड़की भाई ये क्या इमोशनल ब्लैकमेल है, पर भूख का लॉजिक होता ही नहीं। वो मान जाती है, पहला बाइट लेती है और उसका फेस का ग्लो ऐसा होता है जैसे फिल्टर लग गया हो रियल लाइफ में। सैंडविच तो कमाल का है, कहती है वो मुंह फुल खुशी में। फिर पूछती है ये मिला कैसे। रेंतारो कहता है मैंने खुद बनाया, परमिशन लेकर रेसिपी फॉलो करके फुल शेफ बन गया। उसके हाथ जले होते हैं। लड़की इमोशन हो जाती है, तू मुझसे इतना अच्छा क्यों है, मेरा नाम तक नहीं जानता। रेंतारो फुल सिंप मोड में साइलेंट स्माइल देता है। सीन कट, रेंतारो अपनी हारेम गैंग के साथ मीटिंग कर रहा होता है। गाइज कुरुमी को 7वीं गर्लफ्रेंड बना ले। लड़कियां सोच में पड़ जाती है, ये तो थोड़ा ज्यादा ही स्पाइसी है। रेंतारो समझाता है कुरुमी जब भूखी होती है ना तो गॉडजिला बन जाती है, अदरवाइज शी स्वीट। तभी कुरुमी वहाँ एंट्री मार के बोलती है मुझे किसी और से बात नहीं करनी, सिर्फ रेंतारो से। सब लड़कियां नानो जो ग्रुप का सीपीओ है लॉजिक लगा के कहती है एफिशिएंसी पे लड़ना बेकार है। अब थोड़ा डाउट सबके फेस पर, क्या हम वाकई क्लोज फ्रेंड्स हैं या सिर्फ रेंतारो के पर्क्स ले रहे थे। माना जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इमोशनल पंच देती है, मैं किसी मजबूरी में नहीं, प्यार से तुम सबके साथ हूँ। सब इमोशनल टिश्यू ले आओ कोई। फिर रेंतारो बोलता है फूड फेस्टिवल आ रहा है, प्राइज मनी भी हेवी है, प्लान बनता है सब मिलके पार्टिसिपेट करेंगे। पर कुरुमी फिर ईगो मोड ऑन कर लेती है, मैं अकेली ही कंप्लीट करूंगी, तुम सब छोटी भूख वाले हो। आहारी कहती है मिडिल स्कूलर्स को गार्जियन चाहिए होता है। कुरुमी ओ नो, मॉम डैड दोनों बिजी, मैं कैसे जाऊंगी। आहारी स्माइल देती है मैं तेरी फेक मॉम बन जाऊंगी। कुरुमी फाइनली मान जाती है। अब सब मिलके टीम बना लेते हैं। यूनिटी मोड एक्टिवेटेड। फूड फेस्टिवल का ग्रैंड ओपनिंग होता है। कमेंटेटर रूल समझा रहा है फुल WWE स्टाइल विजुअल्स के साथ। करेनी कमेंटेटर से पहले से ही इरिटेट, शट अप ब्रो। और रेंतारो सबका हीरो एंट्री मार रहा है कंपटीशन में, सबको सपोर्ट करने के लिए। कंपटीशन का पहला राउंड शुरू हो चुका था और टास्क था जितना हो सके उतना चावल खाना। बस ध्यान रहे साइड डिशेस के लिए कोई पॉइंट्स नहीं मिलने वाले थे। सबका एक ही गोल था, चावल खा खा के धूम मचा देनी है। काजरी सबको एनकरेज करता है चलो चलो स्टार्ट करो, लेकिन हकरी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। सोचता है कहीं क्वालिफायर्स के बाद पेट फुल न हो जाए। इसी बीच कुरुमी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आती है और बिना किसी को देखे सबको साइड में धक्का दे के कहती है मैं तो अपने दम पे क्वालिफाई करूंगी। बाकी सबका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कारिनी तो सीधा सोचने लगती है कि कुरुमी ने इनडायरेक्टली सबको बेकार बोल दिया। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो रेंटारो की। वो सबको शांत करता है और सोचता है कि कुरुमी को टीम के साथ काम करने के लिए मनाना पड़ेगा। वो डिसाइड करता है चलो सब मिलके खेलते हैं, स्लो एंड स्टेडी। राउंड शुरू होता है। रेंटारो और कुरुमी दोनों चावल खाना स्टार्ट करते हैं, पर एक सेकंड रेंटारो नोटिस करता है कि कुरुमी ने अब तक एक बाइट भी नहीं लिया। रेंटारो का दिमाग घंटी बजाता है और देखता है कुरुमी साइड डिश को घूर रही है। टर्बो स्पीड में रेंटारो एक प्लान बनाता है। वो साइड डिश उठा के कुरुमी के सामने रखता है और कहता है चावल के साथ साइड डिश भी ट्राई करना। बस फिर क्या था, कुरुमी का एक्सीलरेटर दबा जाता है। वो ऐसी स्पीड से खाना शुरू करती है कि सबकी आंखें फट जाती है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कुरुमी साइड डिश ऑलरेडी खत्म कर चुकी है। सब हंसने लगते हैं, अरे क्या था ये। रेंटारो को गुस्सा आ जाता है, बताओ किसने बोलाए। हक्करी उसे शांत करने की कोशिश करता है। कारेनी बीच बचाव करता है। फिर कारेनी सॉफ्टली पूछता है रेंटारो प्लान क्या है। रेंटारो एक चीकी स्माइल के साथ कहता है सब बस कुरुमी को देखते रहो। और जब सब ध्यान से देखते हैं उन्हें समझ आता है कुरुमी खाना ऐसे डिलिशियस तरीके से खा रही है जैसे कोई रॉयल शेफ का शो चल रहा हो। ये देखकर सबका पेट भी चिल्लाने लगता है और सब साइड डिश लेने दौड़ पड़ते हैं। कारेनी तभी रियलाइज करता है अरे ये सब रेंटारो का प्लान था। राउंड्स चलते रहते हैं। रेंटारो और कुरुमी चावल पे चावल उड़ाते जा रहे हैं, बोल के बाद बोल, और भूख का नाम नहीं। कारेनी तो फुल शॉक्ड, रेंटारो का पेट है या ब्लैक होल। नैनो कमेंट करता है इसको तो अब तक बोर हो जाना चाहिए था। हकरी बोलता है बस भाई ओवर मत करना। तब रेंटारो एक इमोशनल बम गिराता है। गर्ल्स अलग अलग चावल सर्व कर रही है और हर बोल का टेस्ट अलग है, मैं उनके इमोशंस टेस्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर सबकी आंखों में हल्का हल्का पानी आ जाता है। फिर एकदम से रेंटारो और कुरुमी फुल बीस्ट मोड ऑन करते हैं और सब सोचने लगते हैं अरे ये दोनों इंसान हैं या मॉन्स्टर। और फाइनली पहला राउंड फिनिश होता है। रिजल्ट्स आते हैं। रेंटारो का टीम तीसरे स्थान में आता है। क्वालिफाई तो कर गए, पर रेंटारो थोड़ा फ्रस्ट्रेट, अरे भाई तीसरा कैसे। तब सब कुरुमी की तारीफ करते हैं, कुरुमी ने तो कमाल कर दिया, अलग ही तरीके से चावल खाया। गोरिल्ला सिंडिकेट जो सीजन 1 में भी थे दूसरे स्थान में आ जाते हैं। और सबसे बड़ा शौक, पहला स्थान गया चांका नामिशिकी को जो अकेला कम्पीट कर रहा था। सब हैरान, अरे ये बंदा अकेला कैसे जीत गया। चांको का लुक और आवाज एकदम रोबोट जैसे है और एनिमेशन भी मांगा से थोड़ा चेंज किया गया है। उसके बाद कमेंटेटर अनाउंस करता है नेक्स्ट मेजर राउंड ऑफ फूड फेस्टिवल बबल टी ईटिंग कॉन्टेस्ट। बबल टी राउंड शुरू होने वाला था। रेंटारो सोच रहा था बबल टी कब से क्लासिक कॉन्टेस्ट बन गया। फिर वो
टीम से पूछता है पहले राउंड में कौन जाएगा। हिकारी उसे कहता है रेंटारो तू आज काफी अच्छा खेला, थोड़ा रेस्ट ले ले। पर कुरुमी बोलती है मैं सब राउंड्स में खेलूंगी। रेंटारो समझाता है सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकती, थोड़ा दूसरों को भी मौका दे। लेकिन कुरुमी सुनती ही नहीं। फाइनली शिजुका डिसाइड करती है कि वो भी फर्स्ट राउंड में खेलेगी। राउंड शुरू होता है, सब बबल टी पीना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मजा आ रहा था, लेकिन 10 मिनट बाद सबको समझ आया कि असली चैलेंज तो कुछ और ही है। ये कॉन्टेस्ट पेट भरने का नहीं, जॉकी स्ट्रेंथ का था। सब लोग पियर्स को चबाते चबाते थक गए थे। कुरुमी भी थोड़ा स्ट्रगल करने लगी थी। फिर वो देखती है शिजुका तो आराम से ड्रिंक कर रही है। कारिन थोड़ा हैरान हो जाती है, ये कैसे पी रही है। तब रेंटारो बताता है शिजुका का माउथ बहुत छोटा है, वो छोटी छोटी सिप्स लेती है, इसलिए इजीली मैनेज कर रही है। सबको समझ आता है ये कॉन्टेस्ट के लिए शिजुका परफेक्ट है। फर्स्ट राउंड के एंड में रेंटारो का टीम सेकंड प्लेस पे आता है। दूसरा राउंड शुरू होता है, 10 पीसेस सुशी खाने का कंपटीशन। इस बार नैनो कुरुमी के साथ मिलकर पार्टिसिपेट करती है। जैसे ही सुशी आती है सब स्टार्ट कर देते हैं। कुरुमी एक पीस खाते ही बोलती है वाह कितना टेस्टी है। रेंटारो तुरंत बोलता है मस्ती बाद में करना, पहले खत्म करना है। कुरुमी थोड़ा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे मजे लेकर खाना पसंद है। तब उसकी नजर नैनो पे पड़ती है। नैनो तो बिना ज्यादा चबाए जल्दी जल्दी खा रही थी। कारिन थोड़ा शॉक्ड, ये तो सीधा निकल रही है। कुरुमी और गोरिल्ला टीम धीरे हो जाते हैं, जबकि नैनो और चान को सोलो लास्ट पीस तक पहुंच जाते हैं और एंड में चान को सोलो एक सेकंड पहले फिनिश करता है। नैनो का पेट इतना भर गया था कि उसे उल्टी जैसा फील होने लगा। फिर अचानक नैनो टेबल से उठ के भाग जाती है, सुशी हाथ में लेकर। रेंटारो पूछता है अब ये किधर जा रही है। नैनो एक टावर जैसे स्टेज पे चढ़ जाती है। सब देख रहे होते हैं कि वो इतनी हाइट पे क्यों चढ़ी। रेंटारो बताता है नैनो को हाइट से डर लगता है, पर नैनो वहाँ खड़े होकर अपनी लास्ट सुशी खत्म करती है। सब लोग चीयर करते हैं, माहौल फुल लाइट हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि खाने के बाद वो नीचे नहीं आ पाती। तब रेंटारो स्टेज पे जाकर उसे नीचे ले आता है। इस राउंड के बाद भी उनका टीम सेकंड प्लेस पे आ जाता है। तीसरे राउंड में स्पाइसी फूड चैलेंज होता है। कारिनी और कुसुरी डिसाइड करते हैं कि वो इस राउंड में मदद करेंगी। कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है, सब बिना डरे टोफू खाने लगते हैं। कारिनी फुल कॉन्फिडेंस में स्पाइसी टोफू खाते जा रही थी, जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कुसुरी भी चुपचाप खाते जा रही थी। दूसरी तरफ कुछ लोग थोड़ा थोड़ा स्पाइसी टेस्ट से स्ट्रगल करने लगते हैं, पर कारिनी और कुसुरी का पेस बना हुआ था। जैसे ही फाइनल राउंड स्टार्ट हुआ, सबके चेहरे पे एक ही इमोशन था, थकान और भूख का जंग। रामेन के बाउल्स एक के बाद एक आ रहे थे और सबको पता था ये राउंड जीतना ही पड़ेगा। कुरुमी अकेली अपनी टीम के लिए लड़ रही थी क्योंकि बाकी सबका हाल तो हॉस्पिटल लायक हो चुका था। रेंटारो गिल्ट फील कर रहा था, सॉरी कुरुमी, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। पर कुरुमी ने हल्की सी स्माइल देके बोला मुझे वैसे भी किसी की जरूरत नहीं है। वो फुल स्पीड में रामेन खा रही थी, जैसे हर एक नूडल में जीत छुपी हो। गोरिल्ला सिंडिकेट का हाल और भी बुरा था। उनका लीडर जोर लगा के बोला हम हार नहीं मानेंगे। टीममेट्स ने साइडलाइन से चीयर किया और पूरा एनर्जी भर दिया माहौल में। एक टाइम आया जब उनकी हालत और खराब हो गई और एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। पूरी गोरिल्ला सिंडिकेट ने इमोशनल स्टाइल में सबको थैंक यू बोला और कंपटीशन छोड़ दिया। अब बैटलफील्ड में सिर्फ 2 प्लेयर बचे थे, कुरुमी और चान को सोलो। दोनों के बाउल्स ऑलरेडी 10 पार कर चुके थे और अब कंपटीशन फुल मॉन्स्टर मोड में चला गया था। तभी एक धमाकेदार सच सामने आया। चान को सोलो असल में इंसान नहीं, एक रोबोट था और रोबोट के अंदर एक बंदा चुपके से बैठा था जो खाना खुद नहीं खाता था। वो बस रामेन स्टोर कर रहा था बॉडी के अंदर। पूरी चीटिंग चल रही थी। चान को सोलो प्राउडली बोला जीत तो मैंने पक्की कर ली है, लेकिन कुरुमी ने गिव अप नहीं किया। दोनों एक के बाद एक बाउल्स खत्म करते गए। 25 बाउल्स तक पहुंच गए दोनों। पूरा क्राउड सस्पेंस में था, कौन जीतेगा, इंसान या मशीन। जब कुरुमी का हाल और बिगड़ने लगा ना, उसका कॉन्फिडेंस भी हिल गया। सोलो चानको ने मौका देख के चिढ़ाना शुरू कर दिया। देखा हर राउंड में घुसेगी तो ऐसे ही होगा। उसकी टॉन्ट सीधा दिल पे लगी कुरुमी के। वो अंदर ही अंदर टूट गई। उसको खुद भी पता था कि ये होने वाला था, पर मान नहीं पाई थी पहले। अपने टीममेट्स पे भरोसा नहीं किया। सबसे बुरा तो ये फील हो रहा था और सबसे ज्यादा रेंटारो को डिस्पेंड कर दिया। ये सोच के आंखों में पानी आ गया। वो चुपचाप रो रही थी। तभी सीन पलटा। रेंटारो और बाकी सब लड़कियां उठ के टेबल के पास आ गए। कुरुमी आंख में आंसू लिए पूछती है क्यों आ गए तुम लोग। मैं तो, रेंटारो हंसते हुए बोला रूल्स अलाउ करते हैं टीम हेल्प करे, अब तू चिल मार, आगे हम संभालेंगे। कुरुमी का दिल भर आया। उसने रोते रोते सॉरी बोला। मैं बुरा बोल गई थी सबको। सबने हंसते हुए बोला छोड़ ना यार, अभी बस जीतने पे फोकस करते हैं। रेंटारो फिर फुल स्वैग में बोला टीम वर्क और प्यार की ताकत कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर कुरुमी की आंखों में नए जज्बा का तूफान आ गया। अब फाइट बैक करूंगी सबके साथ मिलके, उसने सोचा। तभी दूसरी तरफ चाको सोलो भी टेंशन में आ गया। रोबोट के अंदर का बंदा रियलाइज कर गया कि अब चीटिंग से काम नहीं चलेगा। वो अपने हाथों से रामेन खाने लग गया। आखिरी दाव लगाना पड़ेगा। कंपटीशन इतना इंटेंस हो गया कि सब बंदे फुल स्पीड में रामेन निगलने लगे। एक एक करके लोग बेहोश होने लगे। ओवरडोज ऑफ रामेन। 5 सेकंड बचे थे क्लॉक में। कुरुमी ने अपने आखिरी दम लगा दिए, पर इतना इजी नहीं था। तब रेंटारो ने चुपके से उसके कान में कुछ बोला। कुरुमी एक सेकंड के लिए डरी, फिर हिम्मत जुटाई और सबको शॉक करते हुए कुरुमी ने रामेन उठाया और डायरेक्टली रेंटारो को खिला दिया। रेंटारो ने फुल जोश में रामेन निगल लिया जैसे एक सिप पानी हो। दूसरी तरफ चाको सोलो का रोबोट ओवरलोड में गया और रामेन उल्टी कर दी। बस वहीं पे मैच फिनिश। रेंटारो और उसकी टीम ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली, साथ में एक बड़ी सी आइसक्रीम भी जीती। कुरुमी थोड़ा इमोशनल थी। उसने सबसे फिर से सॉरी बोला पूरा दिल से। सबने मिलके आइसक्रीम उसके मुंह में घुसा दी। दोस्ती और टीम वर्क का असली टेस्ट वही मिला और इस तरह एंड हुआ सबसे जबरदस्त रामेन वॉर। शाम
शाम के समय रेंतारो पार्क में कुरुमी से मिलता है। कुरुमी खुश होकर रेंतारो को थैंक यू बोलती है। थैंक यू यार, कंपटीशन में बुलाया और सबसे मिलने का मौका दिया। फिर उसे याद आता है कि रेंतारो ने प्रॉमिस किया था जीतने के बाद उसका फेवरेट ट्रीट खिलाने का। मस्ती में कुरुमी रेंतारो को किस कर देती है और टीज करती है। ये टेस्ट था रेंतारो का। रेंतारो थोड़ा ऑकवर्ड और कंफ्यूज हो जाता है। उधर हकारी की माँ आहारी स्कूल फ्रेंड्स को क्यूट बेबी कपड़े ट्राई करने को बोलती है। फुल एक्साइटमेंट में सब अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। रेंतारो भी ट्राई करता है बेबी कपड़े पहनने का, पर कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। आहारी बोलती है बेबीफिकेशन वाली मेडिसिन ले लो। कुसुरी कहती है रिलैक्स, मैंने रिवर्सल मेडिसिन भी बना रखी है। फिर भी लड़कियां मना कर देती है। आहारी ड्रामा करने लगती है, जमीन पर लौटती है। हकारी तंग आकर डांट लगाती है, मुझे शर्म आ रही है मम्मी, बस करो। इसी बीच कुसुरी बिल्ली के साथ खेलते हुए गलती से बेबीफिकेशन मेडिसिन का वायल फेंक देती है। वायल टूटता है, धुआं निकलता है और पूरे रूफटॉप के लोग बेबी बन जाते हैं। रेंतारो आंखों पर हाथ रखकर चिल्लाता है, मैं कुछ नहीं देख रहा। अब रेंतारो और हकारी बेबीज को बेबी कपड़े पहनाते हैं। हकारी सोचने लगती है, काश मैं और रेंतारो शादी कर लेते, फिर हमारे भी छोटे छोटे बच्चे होते। रेंतारो का फोकस बस बच्चों पर था। रेंतारो बेबी शिजुका को पकड़ने जाता है, पर वो भाग जाती है। कुरुमा बेबी हकारी के चेस्ट पर लैच कर जाती है। हकारी शॉक हो जाती है। रेंतारो देखता है कि बेबी नाना दरवाजे की तरफ जा रही है। वो पकड़ने दौड़ता है। नाना उसकी आंख में उंगली घुसा देती है। अरे मेरी आंख। बेबी कुसुरी चुपके से मेडिसिन पीने जाती है। रेंतारो उसे भी संभालता है। दिन भर रेंतारो को इधर उधर भागना पड़ता है। उधर हकारी के पास बेबी कारिनी चिपकी होती है और कुरुमा उसे धक्का मारती है। दोनों बेबीज आपस में लड़ने लगती है। क्यूट हाथापाई चालू। हकारी जोर से चिल्लाई, बस करो। चिल्लाते ही दोनों बेबीज जोर जोर से रोने लगी। हकारी दोनों को गोद में लेके चुप कराने लगी, पर कोई चुप नहीं हो रहा था। फिर हरा नाम की बेबी उसकी पीठ पर चढ़ गई और बाल पकड़ लिए। हकारी का चेहरा देखने लायक था। थक के चूर हो गई थी। उसी समय बेबी हिराई आई और अपने छोटे हाथ से हकारी के सिर पर हाथ रख दिया, जैसे कह रही हो ठीक है तू स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ पूरा कोहराम था, दूसरी तरफ प्यारा सा मोमेंट जब हकारी अपनी गोद में किरुमी और करिनी को संभाल रही थी। अचानक दोनों इतनी जोर से हिली कि हाथ से निकल गई। तभी रेंतारो हीरो की तरह डाइव मारता है और हवा में दोनों को पकड़ लेता है, पूरा फिल्मी स्टाइल में। किरुमी और करिनी जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे फुल मस्ती मिल गई हो। हकारी भी लंबी सांस लेकर कहती है, फ्यू, बच गए। रेंतारो को समझ आता है कि बेबीज को हंसी बहुत पसंद आ रही है, तो वो बार बार ओवर एक्टिंग करता है। मुंह के बल गिरता है पूरे ड्रामेबाज अंदाज में। बेबीज हंसते हंसते थक कर सो जाती है। आखिरकार रूफटॉप पर शांति छा जाती है। बेचारा रेंतारो, उसका चेहरा पूरी तरह छिल गया था ओवर एक्टिंग में। हकारी जल्दी से आती है और उसका फेस पैचअप करती है। फिर जब सब सो रहे होते हैं, हकारी अपनी माँ आहारी को गोद में ले लेती है। सोचती है शायद माँ ने भी मुझे पालते वक्त इतना ही सहा होगा। रेंतारो प्यार से उसे बताता है, तेरी माँ के लिए तू ही उसकी पूरी दुनिया थी। वो हर दर्द सहती थी बस तुझे मुस्कुराते देखने के लिए। हकारी थोड़ी इमोशनल फील करती है। उसे बचपन की एक याद फ्लैश होती है जब वो हमेशा अपनी मम्मी का अटेंशन चाहती थी। इस याद से उसके दिल में मम्मी के लिए और ज्यादा इज्जत भर जाती है। धीरे धीरे सब बेबीज वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, सब रिलैक्स। पर आहारी का अलग ही सीन था। अरे मैं खुद बेबी बन गई थी, सबको अच्छे से बेबी फॉर्म में देख भी नहीं पाई। सुनकर लड़कियां हंसती है। वैसे भी आहारी मम्मी, आपकी मेंटल एज तो पहले भी वही थी। इधर कुरुमी और करिनी का ध्यान अब भी हकारी के चेस्ट पर था। फुल डिस्टर्ब मोड। हकारी मम्मी से माफी मांगती है, सॉरी मम्मी, मैं थोड़ा ज्यादा हार्श हो गई थी। आहारी भी माफी मांगती है, बेटा मैं भी इमोशन हो गई थी, अगली बार तेरी फीलिंग्स का ध्यान रखूंगी। दोनों गले लगती है। प्यारा सा मोमेंट होता है। हकारी मम्मी को बोलती है, तुम रेंतारो से मिलने के बाद और ज्यादा अपनी असली खुद बन गई हो। हम सब एक दूसरे के लिए सेफ जगह है। आहारी की आंखें भर आती है। बस तभी कुसुरी चिल्लाती है, सुनो मेरे पास एक और बेबीफिकेशन फॉर्मूला बचा है। आहारी खुशी से उछल पड़ती है, अब सबको फिर से बेबी बनाऊंगी। और सबका रिएक्शन नहीं, हकारी बस सिर पकड़ लेती है। मैं ही पागल थी इसे एनकरेज करने में। कुछ दिन बाद सब शाम को मिलते हैं कुकीज खाने के लिए। फुल शांति वाला सीन। रेंतारो अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ बैठा एंजॉय कर रहा होता है। सबके चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी और कुरुमी तो अलग ही चमक रही थी, जैसे सपना पूरा हो गया हो। हकारी मस्ती में बोलती है, अरे कुरुमी तुझे देखकर लग रहा है जैसे कुकी में हीरा मिल गया हो। कुरुमी शर्मा के बोलती है, नहीं यार, नानो और शिजुका की आंखों के आगे मेरी आंखें कुछ भी नहीं है। और बस फिर एकदम तारीफों का सुनामी आ जाता है। सब एक दूसरे की आंखों की इतनी तारीफ करने लगते हैं। वाह तेरी आंखें तो जैसे नीला नगीना है, तेरी आंखें तो सूरज को भी शर्मा दे। बैकग्राउंड में रेंतारो चिल्लाता है, हाँ सबकी आंखें मेरी जान है। मस्ती चल रही होती है कि अचानक हकारी बोलती है, वैसे मेई की आंखें कैसी दिखती हैं? एक सेकंड के लिए पूरा ग्रुप साइलेंट हो जाता है। सबको याद आता है, अरे हाँ कभी मेई की आंखें देखी नहीं। मैं हमेशा आंखें बंद करके क्यूट स्माइल मोड में रहती थी। शिजुका जिज्ञासा से पूछती है, मेई तेरी आंखों का कलर क्या है? हकारी मस्ती में बोलती है, रेनबो कलर की है। सब हंस पड़ते हैं लेकिन दिल से जानना चाहते हैं। कुसुरी कहती है, चल मेई एक बार तो आंखें खोल के दिखा दे। पर मेई बड़ी प्यारी आवाज में कहती है, सॉरी मैडम, एक नौकरानी को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। हकारी औपचारिक अंदाज में परमिशन देती है, बेटा तुझे अनुमति है आंखें खोलने की। मेई ट्राई करती है लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जाम हो चुका होता है। फुल स्माइल ऑक। वो उंगलियों से पलकों को खींचने की कोशिश करती है, कुछ नहीं होता। फिर सीरियस होकर बोलती है, मैं एक स्कैल्पल लेकर आती हूँ, काट के आंखें खोलूंगी। रेंतारो और हकारी दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, रुको पागल लड़की। तभी सब सोचने लगते हैं, ये मेई बिना आंखें खोले जीती कैसे है? मेई शांति से जवाब देती है, मैं अंधी हूँ, मेरे बाकी सेंस इतने शार्प है कि आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही मेई ये कह रही होती है, एक फ्लावर पॉट
फॉट ऊपर से गिरता है और लाइटनिंग स्पीड में मेई उसे पकड़ लेती है रेंटारो के सिर पर गिरने से 1 सेकंड पहले। रेंटारो फुल इम्प्रेस्ड, मेई तू तो सुपर वुमन है। फिर शिजुका छोटा सा प्रैंक प्लान करती है, हाथ उठाकर जोर से बू चिल्लाती है, होपिंग मेई डर जाए और आंखें खोल दे, पर साइलेंस, कोई रिएक्ट नहीं करता। शिजुका शर्म से टमाटर बन जाती है। रेंटारो जल्दी से ड्रामा करके खुद डरने का नाटक करता है ताकि शिजुका की एस्त बच जाए। सबको समझ आते ही पूरा ग्रुप हंसने लग जाता है। कुसुरी अपने साइंटिस्ट मोड में मेल्टिंग फेस वाला टेस्ट ट्यूब निकालती है। चलो मेई, इससे आंखें खोलेंगे। मेई शांति पूर्वक कहती है, अगर मैडम खुश होती है तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। हकारी फौरन चिल्लाती है, नहीं नहीं, खुद पर ऐसा कुछ मत करना। सब एक साथ बोलते हैं, बस मेई को वैसे ही परफेक्ट रहने दो। नानो कटर लेकर आती है। ब्लेड दिखाते ही सबका बीपी हाई। वो मेई के साइड में जाकर स्टैब करने का नाटक करती है और मेई बाव कर लेती है शांति से। फिर नानो हंसते हुए बताती है, ब्लेड तो अंदर था ही नहीं। सब चैन की सांस लेते हैं, पर शिजुका इमोशनल होकर रोने लगती है। सोचती है कि कहीं मेई को सच में चोट न लगी हो। रेंटारो दोनों को गले लगाकर चुप कराता है। कुरुमी अपना क्यूट प्लान ट्राई करती है। एक स्वीट बन ऑफर करती है मेई को, होपिंग आंखें खुल जाए। मेई बन खाती है, बहुत डिलीशियस है कहती है शांत आवाज में, पर आंखें अब भी बंद। कुरुमी उदास हो जाती है। करीनी चुटकी लेती है। खुशी से आंखें खुलना नॉर्मल थोड़ी है। रेंटारो और हकारी सोचते हैं, चलो पूछते हैं मेई को असली खुशी किससे मिलती है। मेई मुस्कुराकर कहती है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हकारी को खुश देखकर मिलती है। हकारी भी इमोशनल होकर कहती है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना सबसे प्यारा लगता है। तभी हिकारी फुल शैतान मोड में प्लान बनाती है, करीनी जा और हकारी को एक कोजी हक दे दे। मैं नहीं कर सकती, ब्लड रिलेशन है। करीनी थोड़ा हिचकिचाती है, फिर हकारी के स्वीट सेंट को फील करके तैयार हो जाती है। जैसे ही वो पास आती है, हिकारी एक जोर का थप्पड़ मार के करीनी को दूर फेंक देती है। हारी दुखी हो गई थी तो सब ने उसे प्यार से गले लगा लिया। मेई की बंद आंखों से एक छोटा सा आंसू टपक पड़ा। रेंटारो ने ठान लिया, अब हंसी से कोशिश करते हैं। वो एक मजेदार ब्रेन टीजर सुनाता है, लेकिन खुद ही अपने शब्दों में उलझ जाता है। सब हंस पड़ते हैं। मेई भी हल्की मुस्कान देती है, पर उसकी आंखें अब भी बंद रहती है। फिर रेंटारो अचानक कहता है, असल में गलती हारी की थी। बस मेई की मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। सबकी सांसें थम जाती है। मेई की आंखें इंद्रधनुषी रंगों से चमक रही थी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो मुस्कुरा नहीं रही, वो तुरंत शर्मा कर फिर से आंखें बंद कर लेती है। सब लोग बस अवाक खड़े रह जाते हैं। रेंटारो मुस्कुराते हुए समझाता है, मेई की निष्ठा हारी के लिए इतनी गहरी है कि वो कभी अपने बॉस का मजाक नहीं उड़ा सकती। हारी हंसते हुए छेड़ती है, मेई कहीं तुम्हें रेंटारो पर क्रश तो नहीं हो गया। बाकी सब लड़कियां भी हंसते हुए हामी भरती है। रेंटारो तो वैसे भी सबका दिल चुरा लेता है। थोड़ी झिझक के बाद मेई धीरे से दिल से कहती है, मुझे भी रेंटारो पसंद है। अगली सुबह मेई बिल्कुल तैयार होकर आती है। रेंटारो की पर्सनल मेड बनने के लिए। पूरा आइडिया हारी का था, रिश्ता मजबूत करना है। रेंटारो थोड़ी घबराहट में लेकिन मुस्कुराते हुए पूछता है, आज क्या करना चाहती हो। मेई बिना कुछ कहे कार घुमाकर सीधा हारी के घर ले जाती है। रेंटारो हड़बड़ाकर चिल्लाता है, रुको, आज मैडम मोड बंद करो। मेई रुकती है, फिर सोचते हुए कहती है, आज मैं सिर्फ रेंटारो सामा को सर्व करूंगी। इसके बाद दोनों कुछ स्पेशल करने के लिए बाहर निकलते हैं। रेंटारो उसे चेरी ब्लॉसम पार्क ले जाता है। खाने के स्टॉल्स के बीच घूमते हुए मस्ती में बोलता है, 1 मिनट में घर का बना खाना लाओ। सोचता है कि मेई हार मान जाएगी, लेकिन मेई 1 सेकंड में गायब हो जाती है और ठीक 1 मिनट बाद वो एक खूबसूरत होममेड बेंटो ले आती है। रेंटारो हैरान होकर पूछता है, ये तुमने कैसे किया। मेई शर्माते हुए जवाब देती है, सुबह से ही आपके लिए तैयार कर रखा था। बेंटो पूरा एग डिशेज से भरा था, रेंटारो का सबसे फेवरेट। रेंटारो एक बड़ा बाइट लेता है एग रोल का और दिल से कहता है, मेई तुम वाकई में कमाल हो। मिकेट रेंतारो के पास बैठी होती है पर रिलैक्स नहीं कर पा रही। रेंतारो प्यार से पूछता है, क्या हुआ। वो शर्माते हुए बोलती है, मैं रेस्टलेस हो जाती हूँ जब मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिलता, और थोड़ा हिंट भी देती है, चाहो तो कुछ फिजिकल टच वाले ऑर्डर भी चलेगा। रेंतारो फुल इनोसेंट मोड में हिंट मिस कर देता है और पैनिक करता है। जल्दी से एक चेरी ब्लॉसम ब्रांच देखकर कहता है, ये ब्रांच ला दो। मेई बिना सोचे लेकर आती है और पूछती है, अगला कौन सा लाऊं। तब रेंतारो को रियलाइजेशन होता है, मैं तो इसे डॉग जैसे ट्रीट कर रहा हूँ। अपना गिल्ट ठीक करने के लिए रेंतारो प्लान चेंज करता है, इस ब्रांच को जितना दूर जा सके फेंक दो। मेई ब्रांच फेंक देती है। रेंतारो खुद दौड़ के लाता है और उसको ब्रांच वापस देता है ताकि बैलेंस हो, पर मेई का स्माइल थोड़ा हिलता है। उसके लिए किसी का सर्व करना सब कुछ है और ये उल्टा फील हो रहा है। वो फिर से ऑर्डर मांगती है, प्लीज मुझे कुछ काम दो। रेंतारो समझ जाता है कि मेई अपना एग्जिस्टेंस सिर्फ सेवा में देखती है, इसलिए वो सोच समझ के एक स्ट्रेंज कमांड देता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी किसी काम में मदद न करो। मेई शॉक में जाती है। पहली बार वो कंफ्यूज्ड और थोड़ी टूटी हुई लगती है, जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो। वो चुपचाप बैठ जाती है बिना कुछ किए, लेकिन वक्त के साथ रेंतारो सॉफ्टली बोलता है, बस तुम्हारा पास रहना ही मुझे सुकून देता है। सुन के मेई अपने आप दूर चलने लगती है, एक एक कदम दूर जाती है जब तक वापस हारी के एस्टेट नहीं पहुंच जाती। वहाँ हारी भी हैरान होती है, मेई इतनी जल्दी। तभी उसे एक फोन दिया जाता है। रेंतारो लाइन पर होता है और रेंतारो कहता है, जब तुम दूर होती हो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेई के चेहरे पर डेस्पेयर छा जाता है, मैं कुछ भी करूँ मैं हमेशा उसके काम की रहूंगी। वो विस्पर करती है चुपचाप। वो एक डेंजरस कंक्लूजन पर पहुंचती है, अगर मैं खुद को मिटा दूं तब मैं सच में किसी काम की नहीं रहूंगी। लंबी खामोशी के बाद रेंतारो का जवाब आता है, हाँ अगर तुम गायब हो जाओगी तो तुम काम की नहीं रहोगी, पर मैं कभी ये नहीं चाहता। उसकी
की आंखों में देखते हुए रेंतारो कहता है, तुम्हारा बस होना ही हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। मेई की आंखों के सामने एक याद फ्लैश होती है जब आहारी ने पहली बार उसे जिंदगी में थामा था और कहा था, तुम जरूरी हो। वापस आज रेंतारो के कन्फेशन के साथ वो वार्मथ फिर से महसूस होती है। खुशी से चमकती हुई मेई एक एक्साइटेड गोल्डन रिट्रीवर जैसी लगती है। रेंतारो मुस्कुराता है, समझाता है, हमारा रिश्ता सिर्फ सर्विस नहीं, प्यार और रिस्पेक्ट का होना चाहिए। अगले दिन स्कूल में रेंतारो सबको प्राउडली इंट्रोड्यूस करता है, यह मेरी नई गर्लफ्रेंड मेई। किसी को सरप्राइज नहीं होता, सब जानते थे ये होने वाला है। आहारी खुशी के मारे सबको मेड कॉस्ट्यूम्स बांध देती है। कारिने पहले मना करती है, लेकिन जैसे ही रेंतारो कहता है मुझे देखना है, वो तुरंत कॉस्ट्यूम पहन लेती है। सब एकदम मेड मोड में रेडी होते हैं और हाकारी, कुसुरी और शिजुका एक प्रॉपर मेड कैफे वेलकम देते हैं। जब सब अपने मिनी स्कर्ट्स देख के सोच रहे होते हैं कैसे सेफ रखेंगे, आहारी मिस्ट्रेसली सजेस्ट करती है, चलो वाटर गन बैटल करें। रूल, जो सबसे ड्राई रहेगा उसे रेंतारो से किस मिलेगा। गर्ल्स तुरंत फुल बैटल मोड में आ जाती है। रेंतारो डेस्परेट होके कहता है, मैं सबको किस करना चाहता हूँ, पर कोई नहीं सुनता। बैटल शुरू होती है। रेंतारो भी बटलर कॉस्ट्यूम में जॉ ड्रॉपिंग लग रहा होता है। गर्ल्स उसे देखकर और भी ज्यादा जीतने के लिए रेडी हो जाती है। पहला अटैक कारिने करती है, सीधा मेई को निशाना बनाकर। कारिने गोली चलाती जा रही थी, लेकिन मेई एकदम एफर्टलेस डॉजेस मार रही थी और फिर 2 शॉट्स में कारिने को ट्रैप कर दिया। कारिने फ्रीज होती है, एक्सपोज होने के डर से हिल भी नहीं पाती। इसी बीच कुजरी मौका पकड़ लेती है, पिचक, एक शॉट और कारिने गेम से बाहर। कुजरी खुश हो रही थी अपनी जीत पर, लेकिन उसे पता नहीं था कि नानो उस पर एम कर चुकी है। अगला मोमेंट, स्प्लैश, कुजरी भी भीग जाती है। आहारी एक्साइटेड होकर दोनों की फोटो खींच लेती है। नया स्क्रीन सेवर मिल गया। तभी कुरुमी उस पर अटैक करने जाती है, पर आहारी चालाकी से एक रेड बीन बन उसकी तरफ फेंकती है। कुरुमी अपनी लालच में गन छोड़ देती है और तुरंत पिचक, भीग जाती है। नानो मौका देखकर हिकारी की तरफ भागती है, लेकिन मेई बीच में आकर उसे रोक लेती है। दोनों के बीच एक ऐसा इंटेंस ड्यूल होता है जैसे सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो। नानो रियलाइज करती है मेई से जीतना मुश्किल है, इसलिए सीधा शिजुका पर अटैक करती है। शिजुका घबरा के रैंडम शॉट्स छोड़ती है और जैसे ही नानो क्लोज आती है, स्प्लैश, एक वाइल्ड शॉट नानो पर लग जाता है। सब स्तब्ध रह जाते हैं। शिजुका का रैंडम शॉट टारगेट पर लग गया। कुरुमी आती है शिजुका को बधाई देने, पर देखने पर पता चलता है शिजुका भी खुद ही भीग गई है। सेल्फ एट, हंसकर दोनों एक क्यूट कमेमोरेटिव फोटो लेते हैं। अब फील्ड में सिर्फ 3 प्लेयर बचे हैं, मेई, आहारी और हाकारी। हाकारी स्मार्टली छुप चुकी होती है और अपनी माँ आहारी को शील्ड बना लेती है। हाकारी अपनी वाटर गन आहारी पर पॉइंट करके धमकी देती है, अगर तुम जीत चाहती हो तो मेई को खुद को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मेई अपने आप पर गन पॉइंट करती है, रेडी टू ओबे, लेकिन जैसे ही वह पुल करने वाली होती है, आहारी खुद को शूट कर लेती है। सब शॉक में। आहारी ने अपनी बेटी के लिए खुद को एलिमिनेट कर दिया। मेई तुरंत मौका पकड़ के स्प्लैश, हाकारी को भी आउट कर देती है और फाइनली बैटल जीत जाती है। हाकारी अब पूरी तरह भीगी हुई फुल बोल्ड पोज में अपना चेस्ट आगे करती है। पानी उसके कपड़ों से चिपक रहा होता है और वो मजे ले रही होती है। कारिने तुरंत उससे चिढ़ती है, तुम थोड़ा ज्यादा एंजॉय नहीं कर रही हो। हाकारी बड़े ही शैतानी अंदाज में मुस्कुराती है और कारिने को याद दिलाती है कि जब वो भीगी थी तो उसने भी एक काफी सजेस्टिव पोज ले लिया था। दोनों में मजेदार नोकझोंक शुरू हो जाती है। तभी मेई, जो सारी बैटल जीत चुकी थी, हाकारी के पास जाकर घुटनों पर बैठती है। हाकारी प्राउडली कहती है, अपना प्राइज ले लो। मेई, रेंतारो का किस। लेकिन जैसे ही सब ध्यान से देखते हैं, एक शॉकिंग रियलाइजेशन होती है, मेई भी क्वालिफाई नहीं करती। आहारी के भीगे हुए कपड़ों का पानी मेई ने अब्सॉर्ब कर लिया था और अब वो भी पूरी तरह भीगी हुई है। रेंतारो सिचुएशन संभालते हुए अनाउंस करता है, सभी विनर्स हैं। गर्लफ्रेंड्स की आंखों में चमक आ जाती है। सब लाइन में लग जाती है अपना किस लेने के लिए। मैं अपना पहला किस रेंतारो से पाकर लिटरल सनशाइन बन जाती है और सबको देखकर रेंतारो भी इतना हक करता है कि वो खुद भी पूरा भीग जाता है। आहारी और हाकारी खुशी में हंसी नहीं रोक पाते। शाम में सब एक जगह बैठे होते हैं और मेई अपनी इमोशनल कहानी शेयर करती है, कैसे आहारी ने उसकी जिंदगी बचाई थी। रेंतारो पहली बार ये सब सुनते हुए आंखों में आंसू लेकर बैठा होता है। आहारी प्राउडली बताती है, मैं उसे अपना बेटा बनाना चाहती थी, लेकिन मेई ने खुद सर्व करना चाहा। फिर हल्की शैतानी स्माइल के साथ ऐड करती है, सच कहूँ तो वो इतनी क्यूट थी, मैं बस उसे छोड़ नहीं पाई। कारिने फेस पाम कर लेती है, माँ सीरियसली, और हाकारी उसके शोल्डर पर टपक कर कहती है, छोड़ना, तुम कब समझोगी माँ को। दिन के एंड में सब खुश थे, लेकिन फिर बड़ी ट्रेजेडी होती है। फेस्टिवल के दौरान खाने की लड़ाई में ज्यादातर गर्लफ्रेंड्स को पता चलता है उनका वजन बढ़ गया है। कुरुमी कूल रहती है जैसे कुछ नहीं हुआ, बाकी सब एकदम पैनिक में इंटेंस गर्लफ्रेंड ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। इस बीच रेंतारो का शेड्यूल एकदम फ्री हो जाता है। वो घर जाते वक्त देखता है एक लड़की को स्कूल की गर्ल्स बेसबॉल टीम से, जो अकेली बैट स्विंग करती हुई रिक्रूटमेंट के लिए चिल्ला रही होती है। उनकी नजरें टकराती है और दोनों एक अजीब लेकिन पावरफुल फीलिंग महसूस करते हैं। लड़की ऑकवर्डली रेंतारो को टीम ज्वाइन करने का ऑफर करती है, पर रेंतारो हंसते हुए करेक्ट करता है, मैं लड़का हूँ। बाय द वे, लड़की अपना नाम बताती है, इकू। और जब रेंतारो टीम के बारे में पूछता है तो इकू थोड़ी शर्माते हुए कहती है, मैं ही अकेली मेंबर बची हूँ। बस एक महीने पहले तक इकू के पास एक पूरा टीम रोस्टर था। सभी प्लेयर एक ही सपना देख रहे थे, नेशनल चैंपियनशिप्स जीतना। लेकिन उनकी एम्बिशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सब मेंबर्स अमेरिका ट्रांसफर कर गए और इकू अकेली छोड़ दी गई। अब अपने क्लब को जिंदा रखने के लिए इकू दिन रात फील्ड पर प्रैक्टिस करती है। बेसबॉल का कूलनेस सबको दिखाने के लिए वो टायरलेसली बैट स्विंग करती रहती है। हर एक स्विंग में पावर है, रिदम है और एक अजीब सी जिद भी। पर रेंतारो एक छोटी सी चीज नोटिस करता है, हर स्विंग के बाद इकू का शरीर थोड़ा सा काम जाता है, फिर भी उसके चेहरे पर एक यूफोरिक स्माइल बनी रहती है, जैसे पेन
पैशन उसका फ्यूल हो, ना कि कमजोरी। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, आखिरकार उसके पैर थक जाते हैं और वो घुटनों पर गिर जाती है। थकावट से सांस फूलती है, पर चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती है। रेंतारो कुछ ज्यादा ही कंसर्न हो जाता है और उसकी डेस्ड स्माइल देखकर एक डर सा उठता है, कहीं ये मसोकिस्ट तो नहीं। वो तुरंत उसकी मदद ऑफर करता है, चलो कुछ हल्का करते हैं। पर इको सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है, मुझे बैट स्विंग करते वक्त पेट पर एक जोर से पंच मारो। रेंतारो का शॉक फेस प्राइसलेस होता है। बैकग्राउंड में एक फनी एस इफेक्ट्स डन डन डन। फाइनली दोनों मिलकर एक नॉर्मल बेसबॉल मैच खेलने का फैसला करते हैं। हर बॉल के साथ इको अपना सब कुछ दाव पर लगा देती है। फील्ड में डाइविंग कैचेस, रेकलेस स्लाइड्स, मिट्टी से पूरा यूनिफॉर्म भर जाता है। फिर भी हर डाइव के बाद उसका चेहरा चमक उठता है, जैसे यही जीना हो। जैसे जैसे सूरज ढलता है, दोनों थक जाते हैं और दिन को खत्म करते हैं। लेकिन इको फिर से सबको सरप्राइज करती है। वो रेंतारो को एक रिलैक्सिंग मसाज देने लगती है। ये दिन इको के लिए सिर्फ एक और स्ट्रगल नहीं था, ये था एक नई शुरुआत। कहीं अंदर से वो फिर से याद करती है कि बेसबॉल सिर्फ जीतने के लिए नहीं था, वो उस खुशी के लिए था जो दूसरों के साथ खेलने में मिलती है। अपनी आंखों में नए डिटर्मिनेशन के साथ इको सीरियसली रेंतारो का शुक्रिया अदा करती है और रेंतारो इको की पैशन देखकर खुद से एक वादा करता है, मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हारा टीम बचाने में मदद करूंगा। अगली सुबह इको उठते ही कल का दिन याद करती है, रेंतारो के साथ बिताया हुआ वक्त। उसका दिल धड़कने लगता है क्योंकि आज भी उसके साथ बेसबॉल खेलने का प्लान है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो रेंतारो पर क्रश हो गई है। वो हंसते हुए स्कूल आती है, मन में बस यही सोचती है कि जल्दी से क्लास खत्म हो ताकि वो रेंतारो से मिल सके। लेकिन जैसे ही वो हॉलवे में रेंतारो को नैनो के साथ हाथ पकड़े देखती है, उसके कदम रुक जाते हैं। कुछ अजीब सा होता है उसके अंदर। पहली बार उसका दिल टूटता है, फिर भी वो हिम्मत करके फील्ड पर जाती है जैसे प्लान था। लेकिन आज प्रैक्टिस नहीं, कुछ और कहना है। वो सारी हिम्मत जुटाकर बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या हम डेटिंग शुरू कर सकते हैं? रेंतारो थोड़ा रुकता है, फिर झुक कर कहता है, माफ करना, मेरी पहले से 8 गर्लफ्रेंड्स हैं। वो कहता है कि उन सभी की खुशी का ध्यान रखना मुश्किल होता है, इसलिए नए रिश्तों के लिए जगह नहीं है। इको का चेहरा एक पल को बिखर जाता है, लेकिन उस दुख के बीच कुछ अजीब सा सुकून महसूस होता है। दिल टूटा था, पर उस दर्द में एक नशा सा था, जैसे उसने कभी ये फीलिंग चाहिए हो। तभी रेंतारो अचानक कुछ उल्टी करता है। जब थोड़ा ठीक होता है तो कहता है, मैं कल से ही कुछ समझ गया था। जब तुमने मुझे और नैनो को देखा, मुझे लगा तुम उदास हो जाओगी, लेकिन तुम तो खुश दिख रही थी। नैनो जैसे ही उसका तापमान चेक करती है, इको और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसी पल रेंतारो को सब कुछ समझ आ जाता है। वो बोलता है, जो मैंने अभी कहा वो झूठ था, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तुम्हारी डिटर्मिनेशन देखकर मैं इम्प्रेस हो गया। ये सुनकर इको का दिल फिर से धड़कने लगता है। क्या उसने अपना सोलमेट ढूंढ लिया जो उसके जैसे थोड़े डिफरेंट हो? वो मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। अब वो उसकी नवी गर्लफ्रेंड बनने वाली है। एक नई, थोड़ी क्रेजी लेकिन प्यार भरी जर्नी शुरू होती है। अगले दिन रेंतारो सबको इको से मिलवाता है। बाकी गर्लफ्रेंड्स थोड़ी शॉक्ड होती है, मैं अभी अभी ग्रुप में आई थी और अब एक और। इको सबके सामने क्लब मेंबर की तरह सिर झुकाकर बोलती है, मुझे सब एक एक करके बेसबॉल बैट से मार दो। पिछवाड़े पर सब कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई नया मेंबर ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं होता। फिर इको अपने दिल की बात बोलती है, मैं इनसिक्योर महसूस करती हूँ, तुम सब क्यूट और सुंदर हो और मैं एक टॉमबॉय हूँ, मुझे लगता है मैं मैच नहीं करती। रेंतारो तुरंत बोलता है, तुम्हारा टॉमबॉय चार्म ही तो तुम्हारी खूबसूरती है, तुम सबसे अलग हो और यही तुम्हें खास बनाता है। ये सुनकर बाकी लड़कियां भी मान जाती है, सब उसे फैमिली का हिस्सा मान लेती है। और तब कुजुरी आगे बढ़कर कहती है, चलो तुम्हारा स्वागत सही से करते हैं। नैनो चुपचाप सब देख रही थी और सोच रही थी, लो एक और अजीबोगरीब इंसान आ गया हमारे क्रेजी फैमिली में। तभी रेंतारो सबको हंसते हंसते देखकर मौका पकड़ता है और बेसबॉल क्लब के डायरी का मुद्दा उठाता है। पूछता है, तुम लोग टीम ज्वाइन करोगे क्या? लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। दिमाग में आता है, अरे कुछ जुगाड़ कर लेगी ना, हमें क्यों खुद कूदना? पर हरी सीधा बोल देती है, भाई ऐसा अनफेयर होगा, हर साल क्लब्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर मैंने सिर्फ पर्सनल फेवर के लिए रूल्स तोड़ा तो स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और ग्रेजुएट्स का फ्यूचर भी असर में आ सकता है। कुजुरी और शिजुका को सुनकर थोड़ी इमोशनल फीलिंग आती है। हरी का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर फिर से रेंतारो प्यार भरी नजर से बोलता है, अगर मन है तो ज्वाइन करो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। हकारी के दिमाग में एक लाइट जलती है, एकदम से पूछती है, प्रैक्टिस में तुम रहोगे ना रेंतारो? जैसे ही रेंतारो हाँ बोलता है, सब लड़कियां एकदम से तैयार हो जाती है। सोचती है, वेट भी लूज करेंगे और अपने रेंतारो के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे, क्या बात है। सब फुल जोश में टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट में कुरुमी और आहारी स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए ऑफिशियली टीम का पार्ट नहीं बन सकती। पर वो भी जिद्दी है, कहती है प्रैक्टिस में तो आएंगे ही, और वैसे भी एक्सरसाइज के बाद खाना और टेस्टी लगता है। इको तो खुशी से पागल हो जाती है। अब टीम में 6 मेंबर्स हैं, सिर्फ 3 और चाहिए। लेकिन करीन थोड़ी रियलिटी चेक देती है, टीम बचानी है तो सिर्फ मेंबर से काम नहीं चलेगा, मैच भी जीतना पड़ेगा। और सच बोलूं तो इको के अलावा किसी को स्पोर्ट्स का एस भी नहीं आता। रेंतारो पूरा कॉन्फिडेंस स्टाइल में कहता है, जहाँ प्यार और टीम वर्क हो वहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। उसकी बात सुनकर सब लड़कियां एक्साइटेड होकर प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ती है। एक्सपीरियंस 0 था, इसलिए रेंतारो सजेस्ट करता है, चलो सिंपल कैच प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। सबको पैर में डिवाइड कर दिया जाता है और हंसी मजाक में रेंतारो क्यूसुरी को छेड़ता है, अरे इतने सारे ग्लव्स क्यों ले आए हो, क्रिकेट खेलनी है क्या? करीन और हरी एक दूसरे के साथ बॉल पास करती है। करीन को हरी के ओवर एक्टिंग टाइप मूवमेंट्स देखकर थोड़ी इरिटेशन होने लगती है और अपने खुद के कर्व्स न होने का बुरा लगता है। गुस्से में करीन एक जोरदार थ्रो मार देती है हरी के तरफ। दूसरी तरफ कुजीरी और नैनो बस ऐसे ही कैजुअल थ्रो कर रही होती है, बिना कोई टेंशन के। हकारी
और कुरुमी का सीन और भी फनी होता है। हकारी बॉल पकड़ नहीं पाती और हर बार अपनी चेस्ट से ब्लॉक करती है। कुरुमी की तो अपनी ही दुनिया चल रही थी। जैसे ही बॉल उसके तरफ आई उसे लगा वो चॉकलेट सॉकर बॉल है जो बचपन में खाती थी, और बस ग्लव छोड़ो सीधे मुंह से पकड़ लिया। फील्ड के दूसरे कोने में मैं और शिजुका पैर बनती है। शिजुका का डेलिकेट हेल्थ देखकर मैं बॉल को सौम्य तरीके से रोल करती है जैसे किसी बेबी को टॉय दे रही हो। कैचिंग का सीन पूरा डिसास्टर बन जाता है। तब रेंटारो कहता है बस अब बेसबॉल काफी हो गया, चलो स्विमिंग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कुजुरी फिर से तैयार मिलती है। इस बार तो हाथ में 4 से 5 बैट्स ले आई है। कहती है ज्यादा बैट से कूल लगती हूँ। हीरोइन समझ के आई थी क्या? करीन अपने बैट को किसी स्वॉर्ड जैसे पकड़ के खड़ी होती है। कुरुमी फिर से फूड जोन में चली जाती है। बैट को देखकर सोचती है ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। और शिजुका वो तो बॉल हिट करने के चक्कर में एक जगह स्पिन करती जा रही है जैसे बैलरीना बन गई हो। ये सब देखकर हरी का पैटियंस टूट जाता है। एक्साइटमेंट में वो हकारी को पकड़ के घुमा देती है। फुल थीम पार्क वाइब्स। कुछ देर के बाद रेंटारो और इकू मिलके सबको ट्रेनिंग के प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं। शाम तक सब थके मारे पसीने से भीगे होते हैं। फुल ट्रेनिंग मोड ऑन। जब सब घर जाने का मूड बना रहे होते हैं तब देखते हैं इकू अभी भी बैट स्विंग कर रही है। रेंटारो कहता है मैं रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ, पर इकू मुस्कुराते हुए बोलती है नहीं, तुम सबको घर ले जाओ। अगली सुबह सब स्कूल जा रहे होते हैं। हर किसी के शरीर में दर्द है और कल की प्रैक्टिस का ख्याल ही उन्हें डराने के लिए काफी है। तब वे लोग फील्ड के पास से गुजरते हैं और शॉक में रुक जाते हैं। इकू वही खड़ी होती है, आंखों में थोड़ी सी मैडनेस, लेकिन मुस्कान भी, और बैट स्विंग कर रही होती है बिना रुके जैसे पूरी रात वही थी। सब भाग के जाते हैं कंफर्म करने, और हाँ, इकू ने पूरी रात प्रैक्टिस की थी बिना आराम किए। आखिरकार थकावट इतनी बढ़ जाती है कि उसका शरीर हिलने लगता है और गिरते गिरते रेंटारो उसे पकड़ लेता है। सब उसे इंफर्मरी ले जाते हैं। शॉक में होते हैं कि इकू ने खुद को इतना पुश किया। सब जानते थे कि इकू के थोड़े मसोकिस्ट टेंडेंसीज है, लेकिन ये कुछ और ही था, कुछ ज्यादा गहरा। रेंटारो महसूस करता है ये सिर्फ विनिंग का क्रेज नहीं है, कुछ और छुपा है इस बिहेवियर के पीछे। बेल बजती है, आहारी लीड लेती है और कहती है सब क्लास जाओ। इकू अब ठीक है। दोपहर में इकू उठ जाती है, बिना कुछ बोले इंफर्मरी से निकलने लगती है। उसे पता ही नहीं होता कि आहारी तो बेड के नीचे छिपी होती है। तभी रेंटारो आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। रेंटारो कहता है रेस्ट करो, पर इकू मना कर देती है, अगर जीतना है तो मुझे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तभी रेंटारो को एक रियलाइजेशन होती है, असली प्रॉब्लम यह है कि इकू कभी चाहती ही नहीं थी कि टीम कंसीड करे। वो पूरा मैच खुद खेलने का प्लान बना चुकी थी, बाकी लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए थे। जब इकू फिर प्रैक्टिस पर जिद करती है, रेंटारो कामली बोलता है क्लास चल रही है, तुम्हें अभी प्रैक्टिस अलाउड ही नहीं है। रेंटारो आखिरकार सच बोल देता है, मैं हर 5 मिनट बाद बाथरूम ब्रेक के बहाने तुम्हें देखने जाता था, और उस एक्सक्यूज को असली बनाने के लिए बंदा हर बार 1 लीटर पानी पी जाता था ताकि ब्लैडर भी बोले हाँ भाई जेन्युइन है। लेकिन उसे पता होता है शाम को इकू फिर रुकेगी, फिर प्रैक्टिस करेगी बिना आराम किए। तो रेंटारो एक सुपर ड्रामेटिक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि खुद ठंड में भीग जाएगा और ठंड से बेहोश हो जाएगा ताकि इकू को मजबूरन रुकना पड़े और उसकी केयर करनी पड़े। जैसे ही प्रैक्टिस खत्म होने लगती है, इकू वैसे ही प्रेडिक्टेबल तरीके से कहती है मैं रुकूंगी। रेंटारो लेयर्स उतारने ही लगता है, पर तभी सब लड़कियां इकू के पास आ जाती है। आहारी सबके बिहाफ पर बोलती है मैंने तुम्हें चुपके से देख लिया था और सबको बुरा लग रहा है कि हमने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया। वो वादा करती है अब हम सीरियसली ट्रेनिंग करेंगे, तुम्हें अकेली मैच नहीं जीतना पड़ेगा। रेंटारो इमोशन हो जाता है। टीम की यूनिटी देखकर आंखों में थोड़ा पानी आ जाता है, पर उससे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि तभी सब लड़कियों की नजर पड़ती है उस पर। आधा शर्टलेस खड़ा होता है। वो पूछती है ये क्या सीन है? रेंटारो ऑकवर्डली कहता है इग्नोर करो यार, छोड़ो, चलो चीयर करते हैं सब मिलके एक जबरदस्त ग्रुप चीयर करते हैं, एनर्जी, यूनिटी और थोड़ा सा ऑकवर्डनेस के साथ। 2 हफ्ते बाद टीम पूरी तरह से मैच के लिए तैयार होती है। पसीना, दर्द, ट्रेनिंग, सबका परिणाम सामने आने वाला होता है। सभी की स्किल्स परफेक्ट तो नहीं, लेकिन आत्मविश्वास हाई होता है। रेंटारो ने स्कूल की के सिस्टर्स को भी टीम पूरा करने के लिए मना लिया था, लेकिन मैच शुरू होने से कुछ देर पहले रेंटारो के फोन पर एक मैसेज आता है के सिस्टर्स बीमार हो गई है। तीनों मैच शुरू होने से पहले ही 3 प्लेयर कम। दूसरी तरफ जुरासिक यूनिवर्सिटी की टीम पूरी जोश में होती है। कोच उनका पेप टॉक दे रही होती है, मैच प्रैक्टिस है लेकिन हल्के में मत लेना, और जीत गए तो बीबीक्यू पार्टी मिलेगी। बीबीक्यू का नाम सुनते ही जुरासिक टीम के मुंह में पानी आ जाता है। भूख प्लस मोटिवेशन खतरनाक कॉम्बो। रेंटारो की टीम शॉर्ट हो जाती है तो वो नर्वसली जुरासिक के कोच से रिक्वेस्ट करता है क्या हम कृपया हरी, कुरुमी और मे को इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मैच पूरा करना है। थोड़ा सोचने के बाद कोच हाँ बोल देती है और रेंटारो की टीम में जान आ जाती है। मैच शुरू होता है। जुरासिक अटैक पर होती है, रेंटारो की टीम डिफेंस पर। पिचर पोजीशन पर खड़ी होती है इकू। उसका पहला थ्रो स्ट्राइक आउट। जुरासिक का पहला बैटर ग्राउंड के बाहर। जुरासिक वाले थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। बीबीक्यू का ख्वाब टूटता दिख रहा होता है, लेकिन तभी कुछ प्लेयर इकू को पहचान लेते हैं। अरे ये तो वही लड़की है, मिडिल स्कूल वाली। और फिर याद आता है एक पुराना इंसिडेंट, एक सीक्रेट जो शायद उनके फेवर में जा सकता है। कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलता है जुरासिक टीम को। अब वो गेम सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। अब ये मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है। 3 आउट होने के बाद आखिरकार रेंटारो की टीम को अटैक करने का मौका मिलता है। करीन सबसे पहले बैटिंग करने आती है, आंखों में आत्मविश्वास जैसे कोई चैंपियन आई हो। पहला बॉल आता है, वो पूरे दम से स्विंग करती है और थ्वैक, बॉल से लगते ही उसका बैट टूट जाता है। बॉल सीधा अंपायर के ग्लव में जाकर चिपक जाता है। करीन शॉक में अपने हाथ देख रही होती है, ये क्या हुआ? पिचर का पावर लिटरली अनरियल था। अंपायर जिसका नाम रैबल है चीख के हंस पड़ती है और गर्व से अपनी टीम के एसपी
पिचर सेरको का इंट्रोड्यूस करती है। देखा, हम दोनों मिलके हैं, डबल डाइन ऑफ डेस्टिनी दियो। ये नाम सुनकर करीन का गुस्सा 10x हो जाता है, लेकिन स्कोर नहीं बनता। अब बारी आती है इको की। सभी उम्मीद करते हैं कि इको एक धमाका करेगी, लेकिन वो बस खड़ी रहती है, एक भी स्विंग नहीं करती। उसकी आंखों में वो यूजुअल डिटर्मिनेशन मिसिंग होती है। रब को साइड से देखकर मुस्कुराती है। उसे पता होता है कि इको हेजिटेट कर रही है। फिर अचानक से इको की आंखों में एक छोटी सी आग चमकती है। वो रेडी होती है स्विंग करने के लिए। रब को तुरंत सेरको को सिग्नल देती है, फुल पावर से पिच मार। बॉल रॉकेट की तरह इको की तरफ आता है। इको लास्ट सेकंड में बैट स्विंग करती है। क्रैक। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल होता है कि इको के रिस्ट में तेज दर्द उठता है। बैट हाथ से गिर जाता है। रबको का चेहरा स्मग स्माइल से भर जाता है। रेंटारो बिना समय बर्बाद किए इको के पास दौड़ता है। टीम तय करती है इको अब पिचर नहीं बन सकती। नैनो उसकी जगह पिचर बन जाती है और इको को शिफ्ट कर दिया जाता है राइट फील्ड पे। शिजुका सेकंड बेस डिफेंड करेगी, लेकिन ये फॉर्मेशन जुरासिक यूनिवर्सिटी के लिए गोल्डन मौका बन जाता है। वे आसानी से स्कोर करते हैं और रेंटारो की टीम संघर्ष करती है। रेंटारो की टीम जब बैटिंग करने आती है तब भी कुछ स्कोर नहीं होता। सेरको के टार्नो कैनन पिच के सामने सभी हेल्पलेस महसूस करते हैं। स्कोरबोर्ड पर गैप बढ़ता जा रहा होता है। टीम में फ्रस्ट्रेशन भरने लगती है। इको अपने आप को ब्लेम करती है, सोचती है मेरी इंजरी की वजह से सब हार रहे हैं, लेकिन रेंटारो हार नहीं मानता। वो सबको याद दिलाता है गेम अभी खत्म नहीं हुआ। वो रणनीति बदलता है, स्कोर करना अभी सेकेंडरी है, पहले डिफेंस सॉलिड बनाओ, उन्हें और पॉइंट्स नहीं लेने देना। दूसरी तरफ जुरासिक यूनिवर्सिटी वाले तो बीबीक्यू का सेलिब्रेशन सपने में देखना शुरू कर देते हैं। बस एक रबको होती है जो स्टिल फोकस में होती है। उसकी नजर जाती है शिजुका पर। रबको को तुरंत समझ आ जाता है ये सबसे वीक लिंक है और वो प्लान बना लेती है शिजुका के सेल्फ डाउट को वेपन बनाने का। जैसे ही अगला राउंड शुरू होता है, रबको अपना पोजीशन एडजस्ट करती है शिजुका के पास और अपना मूव चलने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही गेम दोबारा स्टार्ट होता है, रापो सीधा शिजुका के पास जाती है। उसके कॉन्फिडेंस पे अटैक मार देती है, सीधा उसके इनसिक्योरिटीज को टारगेट करती है। वो ये बात उसके दिमाग में डाल देती है कि टीम की प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो रही है। शिजुका के मन में डाउट पनपने लगता है। उसका माइंड हिल जाता है। वो इतनी ओवरथिंक करने लगती है कि जब बॉल उसके तरफ आता है वो रिएक्ट ही नहीं कर पाती। टीममेट्स हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बॉल आखिरकार उसके हाथ में आता है वो कंफ्यूज हो जाती है और बॉल गलत डायरेक्शन में थ्रो कर देती है। सबको पता चल जाता है ये बड़ी गलती थी, शिजुका की वजह से मैच हाथ से निकल रहा है। पर तभी रांटोरो की टीम कंट्रोल वापस ले लेती है। वो 3 आउट सिक्योर करते हैं और जुरासिक यूनिवर्सिटी को डिफेंस में डाल देते हैं। टीम इकट्ठा होते हैं, लेकिन उनका फोकस सिर्फ शिजुका पर होता है। वो बार बार माफी मांगती है, गिल्ट से टूटी हुई। तभी कुजुरी याद करती है कि रापो ने पहले ही उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश की थी। वो सबको बताती है। टीम का गुस्सा अब प्रोटेक्टिवनेस में बदल जाता है। सबका एक ही मिशन होता है, शिजुका के लिए खेलना है। एंगर और पैशन के साथ सब फील्ड पर वापस जाते हैं। कारेनेट पहली है बैटिंग पे, उसकी आंखों में आग है। रापो अब भी शिजुका को इंसल्ट कर रही होती है। कारेनेट अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन बैट में भर लेती है। सॉर्को के पावरफुल पिच पे वो ऐसा शॉट मारती है, बॉल सीधा फील्ड के बाहर, होम रन। जुरासिक यूनिवर्सिटी हिल जाता है और अब एक के बाद एक सब लड़कियां शाइन करने लगती है। हैकरी एक स्मार्ट बंट मारती है। जुरासिक की डिफेंस कंफ्यूज हो जाती है। वो सेफ रीच करती है बेस तक। मोमेंटम टीम के पास आ जाता है। रांटोरो साइडलाइन से कुछ अजीब लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज चिल्ला रहा होता है। गेम और भी इंटेंस हो जाता है। अब डिफेंस टाइम पे टीम पिचर चेंज करती है। इको की जगह मेई आती है। मेई के पिचेस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिगजैग स्टाइल। जुरासिक के बैटर्स टोटली ऑफ गार्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इको अपना इंजर्ड हाथ आइस वाटर में डाल के रेडी हो रही होती है। वो वापस खेलना चाहती है। रापो बस देख रही होती है, कंफ्यूज्ड, शॉक्ड। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये टीम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। तभी रांटोरो स्पॉटलाइट में आता है। उसके अंदर का एनर्जी लेवल ओवर 9000 होता है, बिल्कुल उस गोल्डन हेड एनिमे वॉरियर जैसे वाइब्स में। वो डिक्लेयर करता है हमारी पावर सिर्फ एक चीज से आती है, हमारे प्यार से। वी आर सुपर GF साइंस। अब टीम अनस्टॉपेबल है, विक्ट्री बस थोड़ी दूर है। कुजुरी जो अब अपनी एज्ड अप फॉर्म में है, बैटिंग के लिए आती है। सब उसके सपोर्ट में चीयर कर रहे होते हैं। जैसे ही बॉल तिरानो कैनन स्पीड से आती है, वो उसे बंट करती है परफेक्ट टाइमिंग के साथ और फर्स्ट बेस तक आसानी से पहुंच जाती है। बस फील्डर टैग करने ही वाली होती है कि कुजुरी चिबी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एकदम से बेस पे स्लिप करके पहुंच जाती है अनटच्ड। बॉस मूव, नेक्स्ट अप, आहारी। वो एक परफेक्ट बंट मारती है क्योंकि हेकारी ने उसे प्रॉमिस किया था करने तुझे किस देगी अगर सक्सेसफुल हुई तो। ये सोच के वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि फर्स्ट बेस की तरफ दौड़ते हुए ट्रिप हो जाती है, लेकिन फेट उसके साथ होता है। वो ऐसे गिरती है कि उसका हेवी चेस्ट सीधा बेस पे लैंड करता है। सेफ। क्राउड में हंसी का सुनामी आ जाता है। अब क्लाइमेक्स के बिल्कुल पास शिजुका फिर से बैटिंग के लिए आती है। रापो एक अरेगेंट स्माइल के साथ देखती है, सोचती है इस वीक लिंक से तो कुछ होने वाला ही नहीं। शिजुका के दिमाग में अब भी वो पुरानी गलती गूंज रही होती है, लेकिन वो आंखें बंद करती है, एक गहरी सांस लेती है और याद करती है रेंटारो के वो शब्द, यू गॉट दिस। जैसे ही सॉर्को की पिच आती है, शिजुका अपने बैट को टाइटली पकड़ती है, एकदम स्टेबल। वो जानती है सॉर्को हमेशा सेंटर पे थ्रो करता है, तो वो अपने पोजीशन से हिलती भी नहीं। बॉल से कांटेक्ट होता है और वो उड़ जाता है।
है। वो बिना रुके फर्स्ट बेस की तरफ भागती है। रापो बॉल थ्रो करती है अपने फील्डर को, एक्सपेक्टिंग एक इजी आउट, लेकिन फर्स्ट बेसमैन अचानक फ्रीज हो जाती है। वो शिजुका की रोती आंखों में कुछ और ही देख लेती है। उसके मर चुके पपी की याद आ जाती है। वो इतनी इमोशन हो जाती है कि बॉल पकड़ ही नहीं पाती और इस इमोशनल ग्लिच की वजह से शिजुका सेफ। फील्डर अपने आंसुओं के साथ शिजुका को गले लगाती है। तू कर गई गर्ल, यू डिड इट। रापो का मूड तुरंत शिफ्ट हो जाता है। उसे समझ आ जाता है अगर एक और होम रन हुआ तो गेम ओवर है। पर फिर उसकी नजर इकू पे पड़ती है और उसके चेहरे पे रिलीफ आ जाता है। इकू तो श्योरली मिस्टेक करेगी। रेंटारो की टीम में तो सेलिब्रेशन चल रहा होता है। सब इकू को हाइप करते हैं, चिल्लाते हैं लेट्स एंड दिस। इकू फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है मैं ये गेम फिनिश करूंगी। लेकिन जैसे ही वो बैटर बॉक्स की तरफ जाती है, रेंटारो उसे रोक लेता है। उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। हर बार जब इकू बैट उठाती है कुछ ऑफ होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज टेंस, उसकी आंखों में हेसिटेशन। रेंटारो उससे पूछता है तू ठीक है? इकू नजर चुरा लेती है और आखिरकार एक्सेप्ट करती है। रेंटारो ने उसके इमोशंस को समझ लिया। वो बताती है एक पुरानी इंसिडेंट के बारे में। एक बार उसने होम रन मारा था और बॉल जाकर क्राउड में एक लड़की को लग गई थी। उसको चोट लग गई थी। तब से वो बैटिंग से डरने लगी। वो मेमोरी उसे हर बार हंट करती है, लेकिन इस बार वो रेडी है। वो प्रॉमिस करती है मैं हिट करूंगी अपने टीम के लिए। सब लड़कियां चिल्लाती है इकू इकू इकू, सब उसके साथ है। वो पोजीशन में आती है। रापो अब भी ओवर कॉन्फिडेंट है। सोचती है ये लड़की तो अब भी फ्रीज करेगी। फर्स्ट पिच आती है। इकू रेडी होती है स्विंग के लिए, लेकिन एकदम से उसके दिमाग में वो पुराना ट्रॉमा फ्लैश होता है। माइंड ग्लिच, बॉल लगती है, फाउल। दूसरी पिच, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी अधन फाउल। पर इकू हार मानने वाली नहीं। वो ग्रिप टाइट करती है, आंखों में डिटर्मिनेशन भर के थर्ड पिच का वेट करती है। ये देखते ही रापो के अंदर की विलन एक्टिवेट हो जाती है। वो सॉर्को को सिग्नल देती है गो फुल पावर, खत्म करो सब कुछ। बीबीक्यू जीतना है चाहे किसी का हाथ टूट जाए। यस इट्स दैट सीरियस डॉट। सॉर्को तिरानो कैनन स्पीड से बॉल फेंक देती है। एयर में से चीखता हुआ पिच। इकू उस बॉल को हिट करती है और इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उसका यूनिफॉर्म फट जाता है। बस अंडरवियर में रह जाती है। क्राउड में साइलेंस प्लस शॉक कॉम्बो। थोड़ा सा हेजिटेशन आ जाता है इकू के एक्सप्रेशंस में, लेकिन तभी रेंटारो की आवाज आती है आई कैच इट नो मैटर व्हाट। वही आवाज, वही ट्रस्ट। इकू के अंदर का डर डिसॉल्व हो जाता है। वो ब्रीथ लेती है, फोकस करती है और एक धमाकेदार स्विंग देती है। बॉल जाती है स्काई के ऊपर, आउटफील्ड के पार, सीधे ओवर द फेंस, होम रन। रेंटारो जो एज पे खड़ा होता है वो बॉल पकड़ने के लिए तैयार होता है। बॉल उसके हाथ में डायरेक्टली लैंड करती है, इतना पावरफुल कि उसके कपड़े भी फट जाते हैं। अब दोनों अंडरवियर हीरोज। टीम जीत गई। सब लड़कियां चिल्लाने लगती है इकू इकू इकू। इकू भाग के जाती है रेंटारो के पास। रेंटारो ऑकवर्डली आंखें चुराने लगता है, ऑब्वियसली बिकॉज यू नो क्लोज सिचुएशन। लेकिन इकू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे पकड़ती है। फुल किस, फुल कंफेशन, सबके सामने। सीन शिफ्ट, याकिनिको रेस्टोरेंट, विक्ट्री डिनर इन फुल स्विंग। कुरुमी तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती है। फाइनली मीट टाइम। जुरासिक टीम भी आ जाती है क्योंकि उनका कोच ट्रीट कर रहा होता है। स्वीट रेडेम्पशन आर्क। जो जुरासिक प्लेयर पहले शिजुका को चिकन बोलती थी, अब उसके आगे बटर लगा रही होती है। इवन रापो थोड़ा इमोशन हो जाता है। एक रियर साइड। और फिर आज स्कूल से छुट्टी है। रेंटारो और उसके खैर गर्लफ्रेंड्स का स्क्वाड एक साथ चिल करने का फैसला करता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि एक सुपर हॉट ब्लॉन्ड लड़की उनके पास से गुजरती है, पर उनका फोकस सिर्फ एक दूसरे पे होता है। क्वालिटी टाइम वाइब्स। नेक्स्ट स्टॉप कैराओ के बार। प्राइवेट रूम बुक होती है। माइक ग्रैब होता है। कार्नेट सबसे पहले माइक पकड़ती है और एक धमाका करती है, परफॉर्मेंस देती है। उसकी आवाज एकदम फायर क्रैकर। फिर आती है हिकारी। वो एक सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग लेती है। उसकी जेंटल वॉइस सबको मेल कर देती है। इकू माइक उठाती है और जैसे ही गाती है अरे भाई ये तो बियों से निकली, ये तो छुपा रुस्तम है। कंपटीशन का लेवल अब हाई हो चुका है। हार आती है। वॉइस फुल मैच्योर, फुल लेडीज वाला चार्म। छोटी बच्चियों का टाइम गया। अब है ऑन्टी स्ले मोड। कुरुमी का एंट्री, पूरा एनिमे ओपी एनर्जी। जब गाती है तो लगता है नारुतो या माय हीरो एकेडमिया का इंट्रो बज रहा हो। सब झूम रहे होते हैं। ये गाने का नहीं, ये तो बैटल थीम है। कुजुरी मस्ती मोड में, कार्टून जैसा गाना। वॉइस इतनी क्यूट की आओ ओवरलोड। इसका गाना नहीं, लगता है कावाई वाइब्स की सुनामी आ गई। नानो स्टेज पे आती है पर गाना नहीं, पोएट्री रीडिंग करती है। ये क्या हो रहा है भाई? काव्य सम्मेलन चल रहा क्या? मेई कम्स ऑन स्टेज। आउटफिट प्लस स्टाइल प्योर आइडल कॉन्सर्ट फील्स। सब बंदे सिंपिंग, गर्ल्स क्लैपिंग। ये तो पॉप स्टार है भाई। तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट, शिजुका अभी तक चुप थी। सब गागा रहे थे पर वो बस अपने ड्रिंक रिफिल करने जा रही होती है और धीरे से अपने आप से गा रही होती है। रेंटारो सुन लेता है अरे ये तो असली डायमंड है और हम सब फूले हुए थे। शिजुका बोलती है गाना पसंद है लेकिन कभी सामने नहीं गया, डर लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। रेंटारो बोलता है गाना तब गा जब तुझे लगे, हम सब सुनने के लिए तैयार रहेंगे। शिजुका इमोशन हो जाती है, सोचती है बस एक बार इन सब के लिए गा के देख लेती हूँ। बट प्लॉट ट्विस्ट, कुजुरी ने रूम में छुप के क्यूटनेस एनहांसर गैस छोड़ दी थी ताकि जब वो गाए सब उसके लिए पागल हो जाए। लेकिन माइक पकड़ लेती है शिजुका। म्यूजिक प्ले होता है, वो गा रही होती है और सब पे असर होने लगता है। लेवल 100 का क्यूटनेस अटैक। लोग लिटरली दीवार से टकरा रहे हैं, जमीन पे गिर रहे हैं। कोई तो इस क्यूटनेस से बचाओ। कुरुमी चिल्लाती है मुझे ये लड़की तब से पसंद है, मैं इसे कडल करना चाहती हूँ। बट जैसे ही आगे बढ़ती है, बूम, किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे पूरा एनिमे स्टाइल में वॉल तक फेंक दिया। कुसरी सजेस्ट करती है क्यूटनेस ब्लॉक करने के लिए ये डिसइंटीग्रेटिंग ड्रग यूज करो। हिकारी फुल रिफ्यूजल मोड में, नो वे, मैं अपने कान नहीं जलने दूंगी, रिवर्सिबल दवाई ढूंढो। कुजुरी को याद आता है अरे ये सब तो मेरी क्यूटनेस एनहांसर गैस की वजह से हो रहा है, जल्दी से
एंटीडोट निकालती है, लेकिन शिजुका का अल्ट्रा क्यूट एनर्जी ब्लास्ट एंटीडोट हाथों से स्लिप करता है नू और सीधा जाकर कुरुमी के पास फूट जाता है। हिकारी फ्रस्ट्रेटेड, बस मैं और करीने ही बचे हैं इस क्यूट सुनामी के समुद्र में। अपना लास्ट मूव चलती है। करीने, तू तो हमेशा रेंतारो के पीछे होती है ना। करीने, मैं चाहती हूँ उसके बच्चे। हिकारी फुल एक्सपोज मोड में, सब सुन लो, करीने को बच्चे चाहिए रेंतारो से। करीने फुल पैनिक में, अरे नहीं, और पुफ, क्यूटनेस ब्लास्ट से वॉल तक उड़ा दी जाती है। अब सिर्फ हिकारी बची है। हीरो मोड ऑन, मैं माइक छीन के रहूंगी। जैसे ही कोरस रिपीट होता है, शिजुका का क्यूट अटैक लेवल 9999। बैम, हिकारी भी अनकॉन्शियस पाइल में गिर जाती है। रेंतारो भी लाइक, ये क्या हो गया? अगर शिजुका ये सब देख लेगी तो उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाएगा। दिमाग तेज चलता है। सॉल्यूशन, डुएट। वो माइक लेकर शिजुका के साथ गाता है और दोनों की आवाज मिलती है एक म्यूजिकल हार्मनी में। शिजुका की आंखों में चमक, मेरा पहला कराओके, और वो भी रेंतारो के साथ। सब लड़कियां धीरे धीरे होश में आती है और ये प्यारा मोमेंट देखती है। इमोशंस का ओवरलोड, इतना ज्यादा कि बूम, दीवार में जाइंट होल पड़ जाता है और सब लड़कियां उस होल से नीचे गिर जाती है। एक बायस्टैंडर बोलता है, मैं पकड़ लूंगा, पर रेंतारो फुल एनीमे निंजा स्टाइल में जंप करता है। रूफटॉप लैंडिंग, फुल हीरो एंट्री। अगला दिन एक और छुट्टी। रेंतारो मॉल जाता है, परफेक्ट डेट स्पॉट फॉर सब गर्लफ्रेंड्स। ग्रुप चैट खोलता है, तभी एक स्टनिंग ब्लॉन्ड लड़की सामने आती है। मैं तो मॉल के डेकोरेशन से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ, बट गेस व्हाट, रेंतारो राइट नेक्स्ट टू हर। आई कांटेक्ट होता है, क्या ये मेरी सोलमेट है? वाइब्स। ब्लॉन्ड कॉन्फिडेंटली हाथ पकड़ के बोलती है, तुम लकी हो, तुम्हें मेरा लवर बनने का मौका मिलेगा। रेंतारो ऑकवर्ड, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड्स है, बट शी इंटरप्ट्स, आई मिमी, और मैं तुम्हें ग्लो अप दूंगी। तू मुझे मैच करना चाहता है ना? देन कम विद मी। ड्रैग मोड ऑन, रेंतारो को खींच के ले जाती है एक हाई एंड बुटीक में। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू। व्हाइट सूट, प्लैटिनम ब्लॉन्ड विग, रेड कॉन्टैक्ट लेंस। मिरर के सामने खुद को देखता है। वेट, ये तो नैनो जैसा लग रहा हूँ। प्राइस टैग एस्ट्रोनॉमिकल, लेकिन रेंतारो चिल, मेरी गर्लफ्रेंड्स को ये न्यू लुक पसंद आएगा। अगला स्टॉप बबल टी कैफे। मिमी, टैपियो का पल्स चबाने से ब्यूटी बढ़ती है। रेंतारो, चॉकलेट वाली मेरी ड्रिंक ट्राई करेगी? मिमी, नेवर। आउटफिट स्टेन हो गया तो? लोग घूर रहे हैं। रेंतारो, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। मिमी, प्लीज, ये तो नेचुरल है। ब्यूटी के पास लोग खींचते हैं, फिर वो एक बम फोड़ती है। एक वक्त था जब कोई मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। रेंतारो के दिमाग में फ्लैश होता है नाना का इमेज, लेकिन वो शेक ऑफ करता है। कैफे के उस पार एक कपल जलन से जल रहा है। गर्ल, देख उसको सब कैसे घूर रहे हैं। बॉयफ्रेंड, अरे प्लीज, सब मेकअप और महंगे कपड़ों का कमाल है। रेंतारो खड़ा होता है, मिमी को डिफेंड करने को रेडी, लेकिन वो हाथ उठाकर रोकती है। छोड़ो, ऐसे लोग सिर्फ आउटर ब्यूटी पे जीते हैं। माइक ड्रॉप मोमेंट, मैं अपना पैसा खुद कमाती हूँ। रोज स्किन केयर करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, स्पीच और बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट करती हूँ। ट्रू ब्यूटी हार्ड वर्क से आती है। कपल ट्रिगर हो जाता है। बॉयफ्रेंड रिवेंज मोड में आता है, इसका आउटफिट खराब कर देता हूँ। स्प्लैश अटैक इनकमिंग। रेंतारो तुरंत रिएक्ट करता है, अपना जैकेट निकाल के मिमी को शील्ड करता है। फुल जेंटलमैन हीरो मोड। सिक्योरिटी गार्ड आता है। बॉयफ्रेंड पैनिक में भागता है। सीन अभी खत्म नहीं हुआ, वही लड़का गार्ड से बचने के चक्कर में अपने ही ड्रिंक पर स्लिप हो जाता है, लेकिन जमीन छूने से पहले रेंतारो उसका कॉलर पकड़कर संभाल लेता है। नो एंगर, नो इंसल्ट, जस्ट एम्पैथी। मैं समझता हूँ कभी कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग गलतियां कर जाते हैं, स्पेशली जब बात उनके प्यार की हो। बॉय शांत हो जाता है, शर्मिंदा। एक हीरो के एक डायलॉग ने उसका ईगो तोड़ दिया। लड़का सच्चे दिल से माफी मांगता है, धीरे से कहता है, सॉरी ब्रो, मैं गलत था, और कॉम्पेंसेट करने के लिए रेंतारो के कपड़ों का पैसा देने का ऑफर देता है। जब वो चले जाते हैं, मिमी अचानक रेंतारो का विग खींच लेती है। देखकर कहती है, तुझे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, तेरा दिल ऑलरेडी ब्यूटीफुल है। रेंतारो, हार्ट स्किप्ड बीट। मिमी चुपचाप एडमिट करती है, मैं तुझे अपना आइडियल बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे डर था। फिर फुल फिल्मी स्टाइल में कन्फेस करती है, मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ, और पूछती है, क्या तू मुझे अपनी रियल गर्लफ्रेंड बनाएगा? रेंतारो का क्लासिक ईमानदार जवाब, मैं पहले से 9 गर्लफ्रेंड्स के साथ हूँ। पॉज, अगर तू चाहती है तो तू 10वीं हो सकती है। मिमी, हाँ, राउंड नंबर अच्छा लगता है। अपनी जगह एक्सेप्ट करती है। नो ड्रामा, नो टीयर्स, बस थोड़ा सा सरकाज्म और स्वैग। और तभी किसी की फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। रेंतारो, शिजुका और नैनो आ रहे होते हैं चिल मोड में। रेंतारो सुपर एक्साइटेड होता है, गाइज मिलो मिमी से, लेकिन एटमॉस्फेयर 180 डिग्री टर्न ले लेता है। मिमी का चेहरा रेस से भर जाता है। नैनो को देखते ही आंखें। प्लॉट ट्विस्ट अलर्ट, नैनो वही लड़की है जिसने कभी मिमी को ब्यूटी में बीट किया था, पब्लिकली, बहुत बुरी तरह, और तब से मिमी ने उसे कभी माफ नहीं किया। रेंतारो, वेट, तो मेरा गैस सही था। मिमी जाने से मना करती है, पर नैनो के साथ स्पेस शेयर करने से भी मना करती है। वो अनाउंस करती है, मैं नैनो की जगह लेने के लिए रेडी हूँ। चैलेंज डिक्लेयर, ब्यूटी कॉम्पिटिशन, जो जीते वो रहे, जो हारे फैमिली से आउट। रेंतारो, वाट ढेक, उसे उम्मीद होती है कि नैनो मना कर देगी, मैच्योर क्वीन जो है, लेकिन नैनो सिंपली नोड्स, चैलेंज एक्सेप्टेड। शिजुका साइड में खड़ी कंफ्यूज्ड, मैं सिर्फ वॉक पे आई थी, ये सब क्या हो रहा है भाई?